Assalamu alaikum. Welcome back to Interact with Intellect. Let's continue our discussion about strategic choices. In the previous sessions, we talked about the basic choices that we need to decide from. For example, we discussed what are the options that are available to us for competition. We talked about the various options like cost leadership, we talked about differentiation, we talked about focus differentiation. Then we moved on. We talked about what are the choices for growth. We talked about the NSOFS metrics, where we discussed market penetration, product development, market development, and we talked in detail about diversification. In this very chapter, we'll discuss about what are the other options that we need to understand about growth. And once we have grown to a significant size, how we are going to manage the portfolio of products that we have and the portfolio of businesses that we have. And finally, we'll talk about strategy evaluation. So in order to grow, you have two options. One is to go for organic growth. The other option is to follow the inorganic route. Organic growth क्या है समझ लेते हैं. जिस तरह एक पौधा जब आप जमीन में एक बीज बोते हैं and after some time it turns into a plant और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो जाता है और वो दरख्त में तब्दील हो जाता है. तो this growth takes its own time. आप फर्टिलाइजर डाल के उसकी ग्रोथ थोड़ी सी तेज कर सकते हैं, बट आप ये नहीं कर सकते कि एक बीज को 3 दिन में एक दरख्त में कन्वर्ट कर दें. दिस इज नॉट पॉसिबल. इसी तरह से जब आप किसी भी लिविंग बीइंग की बात करते हैं तो इट टेक्स इट्स ओन टाइम टू ग्रो. जब ऑर्गेनाइजेशंस की ग्रोथ की बात होती है तो इसमें भी आपके पास ऑर्गेनिक ग्रोथ का ऑप्शन मौजूद है. और वो क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन अपनी रिसोर्सेज से ग्रेजुअली ग्रो करे. देयर आर न्यूमरस ऑर्गेनाइजेशंस जो इस प्रिंसिपल पे बिलीव करती हैं. पाकिस्तान में देखिए बैंकल हबीब आहिस्ता आहिस्ता अपना ब्रांच नेटवर्क ग्रो कर रहा है ओवर द लास्ट 10-12 ईयर्स और बढ़ता जा रहा है उसका नेटवर्क. लेकिन दे हैव नॉट टेकन ओवर एनी एग्जिस्टिंग बैंक. On the other hand, Standard Chartered Bank in Pakistan, some years back, they took over one of the existing banks that was named Union Bank. तो क्या हुआ कि एक एग्जिस्टिंग ब्रांच नेटवर्क होने के साथ साथ उन्होंने एक एग्जिस्टिंग ब्रांच नेटवर्क को एक्वायर कर लिया और अचानक उनका नेटवर्क बड़ा हो गया, ग्रो कर गया, वो साइज बड़ा हो गया. फैसल बैंक टुक ओवर RBS, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, पाकिस्तान के जो ऑपरेशंस थे, तो उनका ब्रांच नेटवर्क भी बड़ा हो गया. ये जो ग्रोथ है, जो अचानक ग्रोथ है, इसको हम बेसिकली कहते हैं इनऑर्गेनिक ग्रोथ. नाउ इनऑर्गेनिक ग्रोथ में कुछ एडवांटेजेस हैं और आपको कुछ उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं. पहले एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं. जब हम ये एडवांटेजेस डिस्कस करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो ऑर्गेनिक ग्रोथ के जो स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस हैं वो भी साथ साथ डिस्कस होते चले जाएंगे. वन ऑफ द मेजर एडवांटेज इफ यू आर गोइंग फॉर इनऑर्गेनिक ग्रोथ, यानी आपको फास्ट ग्रोथ चाहिए किसी मार्केट में और आप समझते हैं कि उसमें कोई बैरियर टू एंट्री है जिसकी वजह से आप अदरवाइज एंटर नहीं हो सकते. सो द बेस्ट वे टू एंटर इनटू दैट मार्केट इज थ्रू एक्विजिशन. कुछ कंट्रीज में लीगल रिक्वायरमेंट्स इतनी स्ट्रिंजेंट हैं या इतनी मुश्किल हैं that it becomes almost impossible for organizations to follow the official route of getting the licenses and so on and so forth. तो उसका शॉर्टकट क्या है? उसका शॉर्टकट है आप किसी एग्जिस्टिंग ऑपरेशन को टेक ओवर कर लें. इसी तरह से जैसे पाकिस्तान में अगर आप सेल फोन इंडस्ट्री की बात करें और आप इस वक्त 6 लाइसेंसेज हमारे पास पाकिस्तान में इशूड हैं फॉर सेल फोन कंपनीज, सेल फोन ऑपरेटर्स को. अब 7वां लाइसेंस इशू कराना इज अ प्रॉब्लम. तो क्या हुआ? China Mobile wanted to enter into this part of the world. They wanted to come and play a role in this country, but they did not have the sort of time and money to spend on the license thing. What they did? They acquired Paktel, and it's now known as Zong. So Paktel को take over करने के जो उन्होंने तरीका इख्तियार किया, this is basically acquisition. फायदा क्या हुआ Zong को? सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि उनको एक हाई स्पीड, बहुत तेजी से एक्सेस मिल गया रिसोर्सेज का. कैसे? इमेजिन कीजिए अगर जोंग कहता कि जी पाकिस्तान में आके वी विल सेट अप अ न्यू नेटवर्क, तो उनको पूरे पाकिस्तान में ऑफिसेस खोलने पड़ते, पूरे पाकिस्तान में ब्रांच नेटवर्क बनाना पड़ता, पूरे पाकिस्तान में सेल साइट्स लगानी पड़ती, एक्सचेंजेस लगानी पड़ती, स्विचेस लगाने पड़ते एंड सो ऑन सो फोर्थ.
However, when they acquired Paktel, तो Zong को ये सारा बना बनाया इंफ्रास्ट्रक्चर मिल गया. यकीनन उन्होंने उसको इंप्रूव किया. डेफिनेटली दे आर मेकिंग इट ग्रो. हाउएवर, वो जो इनिशियल कॉस्ट थी, वो जो इनिशियल टाइम था, वो किसी हद तक कम हो गया. इसी तरह से अगर आप एक शुगर मिल लगाने का फैसला करें तो उसका नई शुगर फैक्ट्री का सबसे पहले तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, फिर जमीन खरीदेंगे, फिर आप वहां कंस्ट्रक्शन करेंगे. इट्स अ गुड 2 ईयर प्रोजेक्ट. 2 साल लग ही जाते हैं. इक्विपमेंट आएगा, कुछ इंपोर्ट होगा, कुछ आप लोकल बनवाएंगे एंड सो ऑन सो फोर्थ. सो जनरली इट टेक्स अबाउट 2 years टू स्टार्ट अ न्यू फैक्ट्री. एंड ड्यूरिंग दोज 2 years you will be investing money. Your money will be, you'll be pumping in a lot of money, but उसके returns आने शुरू होंगे after 24 months. However, if you decide to take over an existing factory, जो लगी हुई है, जो चलती रही है, और आप उसको खरीद लेते हैं, तो maybe you may have to invest a little more, but from this season onwards, you'll be making money, you'll be producing, you'll be selling your product. So जो हाई स्पीड एक्सेस टू रिसोर्सेज है, वो बहुत बड़ा एडवांटेज है, स्पेशली इन सिचुएशंस जहाँ पे कोई बैरियर मौजूद है या जहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जो कैपिटल इक्विपमेंट है, उसकी डिलीवरी टाइम्स लंबे हैं. जब आप एक एक्विजिशन पे जाते हैं तो उस इंडस्ट्री में यू डू नॉट ऐड अ न्यू कॉम्पिटिटर. आप किसी एक कॉम्पिटिटर को रिप्लेस करते हैं. So this means that let's say if Paktel was taken over by Zong, so उस इंडस्ट्री में नया प्लेयर नहीं आया, एक एग्जिस्टिंग प्लेयर की ओनरशिप चेंज हो गई. सो उस पे रिएक्शन फ्रॉम द कंपटीशन भी थोड़ा सा रिलेटिवली कम होता है, और उसका एडवांटेज भी आपको कई जगहों पे जो है वो मिल सकते हैं. किस तरह से कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके साथ आपका बहुत ज़्यादा टफ टाइम मिलने का चांस आपको नहीं होता. सो विद द हेल्प ऑफ एक्विजिशंस, we can restructure a particular industry and we can block a competitor as well. For example, when a large organization feels that there is a possibility that one competitor can take over one of the smaller rivals to become a larger company or larger setup, तो वहाँ पे फिर sort of acquisition के through आप किसी competitor को block कर सकते हैं. For example, there was a very strong news, ऐसा हुआ नहीं, there was a very strong news that Telenor was planning to take over Warid, and the reason was that by doing so they were thinking कि automatically उनके जो economies of scale हैं वो उनको मिल जाएंगे and they'll be able to block the growth of Mobilink. At the same time हमने ये भी सुना, जो कि हुआ नहीं, please remember ऐसी चीज ये actually हुआ नहीं, कि Zong was also interested in taking over Warid. Later on इनके कुछ शेयर्स का आपस में कुछ हुआ है which is not really public to date. However, acquisitions के थ्रू आप बड़े competitors को tough time देने की तैयारी भी कर सकते हैं. जिस तरह से acquisition के कुछ advantages हैं, इसी तरह से कुछ disadvantages भी हैं. पहले अगर advantages में हम price to earning ratios की बात करें तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो एक्वायरिंग कंपनी है, जो मेजर प्लेयर है हु इज गोइंग टू एक्वायर अ बिजनेस, अगर उसका पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, समहाउ इफ इट इज हायर देन द कंपनी दैट दे आर गोइंग टू एक्वायर, तो थोड़ी डिफिकल्टी हो जाती है. हाउएवर, if the situation is that the company you are going to take over has a higher PE ratio, तो फिर investors become more interested and it becomes a better proposition for them, for the newcomers to enter and to take over the existing player. जब हम डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं तो एक बड़ा प्रॉब्लम हमें इसमें यह दिखता है दैट यू हैव टू गो फॉर अ मेजर कैश आउटफ्लो इमीडिएटली, और दिखता ऐसा है दैट इट इज कॉस्टलियर देन द ऑर्गेनिक ग्रोथ. वजह उसकी क्या है? दैट एट टाइम्स यू हैव टू पे for the goodwill of the existing firm as well. So when you are actually setting up your own setup, you don't have to pay for any of the goodwill of the existing players. However, जब आप किसी को let's say Walls ने पोलका को टेक ओवर किया, तो उन्होंने, आप क्या समझते हैं, सिर्फ एसेट्स की वैल्यू पे की होगी? जी नहीं, उन्होंने उस ब्रांड की वैल्यू भी पे की होगी, और उसके साथ साथ they must have paid some serious amount of goodwill as well. So
acquisition can become slightly expensive. बहुत सारी situations में हमने ये सुना और देखा that when one organization takes over another, there is a very bright possibility of a clash in cultures, a difference in the way people think, the way they look at customers, the way they work, and so on and so forth. At times organizational structures में भी फर्क होता है. जब आज से कुछ साल पहले ABN AMRO took over one of the local banks which was Prime Bank, तो उनके जो organizational charts थे उसमें काफ़ी difference था. अब हुआ क्या कि somebody who was a vice president in Prime Bank was supposed to become an assistant manager or manager in the new setup. तो obviously उनकी salaries में भी फ़र्क था, लेकिन यानी ABN AMRO में salaries higher थी as compared to Prime Bank. But for someone who was known as the vice president, उसको आप कहें अब आप assistant manager हो गए, तो उसको थोड़ा सा एक shock की feeling यकीनन थी. इसी तरह से the way people operate in organizations, the way people treat customers, बाद औक़ात उसमें बड़ा difference होता है. ये हमने European examples में भी हमने कई जगह देखा that when Americans came and took over some of the British organizations या European organizations, तो उन दोनों के काम करने के अंदाज में बड़ा फ़र्क है. The way Europeans work and the way American work, इसमें काफ़ी difference है, और वो cultural clash बहुत जगहों पे बड़ा visible हो जाता है. So this is one of the issues that they have to look into. इसी तरह से बाज़ औक़ात आपके पास जब आप acquisition पे जाते हैं तो आपके पास redundant assets आ जाते हैं. When Faisal Bank took over RBS, so उनकी बाज़ branches आमने सामने बहुत सारी branches हो गई हैं. एक ही रोड पे 6-6, 4-4 ब्रांचेस हो गई उनकी, जस्ट बिकॉज पहले एक ही जगह पे फैसल बैंक की 2 ब्रांचेस थी, वहीं पे आरबीएस की भी 2 थी. नाउ दे हैव 4 ब्रांचेस इन वन लाइन. सो फिर उनको डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा, कुछ एसेट्स को उनको वाइंड अप करना पड़ेगा, विच इज़ अनदर हैसल. एंड इसमें नुकसान बाद वक़्त ये होता है कि जो वैल्यू आपने उन एसेट्स को लेने की पे की होती है, जब आप उन्हें डिस्पोज ऑफ करते हैं तो आपको वो वैल्यू नहीं मिलती, बाद वक़्त उसमें नुकसान का चांस होता है. So although we have discussed a number of advantages and disadvantages, but the biggest disadvantage in my opinion is the risk factor. Risk factor क्या है? यूँ देखिए that when you are about to take over an existing firm and they are trying to sell that to you, that small organization is trying to sell their operations or their shares to you, they will try to give you a rosy picture. They will try to tell you whatever their strengths are, but it is not really necessary that they will give you exactly what is wrong with the organization, what are the problems that they are exactly facing. So if you have not done enough research, then there is a possibility कि आपको कुछ अरसे के बाद realize हो that you have jumped into a serious mess, and that's, my dear friends, that's a big risk. Financially अगर आप देखें so there is a possibility, in some cases we have seen that the return on capital employed goes down when you are acquiring an existing asset, especially if the returns that you are expecting are not up to the mark. So in general अगर हम इसको एक जगह conclude करें तो acquisitions have their own advantages. If you want to grow rapidly, if you want to enter into a market quickly, acquisition is the best method. However, you have to be cautious, you have to be critical in evaluating whether to go for a certain acquisition or not. The other option that you have in order to grow quickly, जिसको हम inorganic way कह सकते हैं, that is to go for joint venture. अब joint venture क्या है? देखिए इसमें term क्या यूज हुई है? Joint and venture. Joint venture में basically you set up a new business entity where 2 or maybe more organizations, they put their resources together. कुछ पैसे एक कंपनी डालेगी, कुछ दूसरी डालेगी, and they decide to work together on a certain project or a certain business. For example, Pepsi Lipton is a joint venture between obviously Pepsi and Lipton, whereas Pepsi has the expertise of making beverages, cold chilled beverages, and Lipton is an expert of tea.
both of them are actually trying to come up with an iced tea, Pepsi Lipton. इसमें नई चीज क्या फॉर्म हो रही है? आप एक नई ऑर्गेनाइजेशन, एक नई बिजनेस एंटिटी फॉर्म कर रहे हैं. सो व्हेनेवर वी आर डीलिंग विद द टर्म जॉइंट वेंचर, प्लीज रिमेंबर, दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस अपनी इक्विटी डाल के एक नया ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करेंगे, एक नई बिजनेस एंटिटी होगी, तब आप उसको जॉइंट वेंचर कहेंगे. इंटरेस्टिंग बात क्या होगी इसमें जनाब? यू विल बी एबल टू शेयर कॉस्ट्स, यू विल बी एबल टू शेयर रिस्क्स, एंड ऑन टॉप ऑफ इट यू विल बी एबल टू शेयर एक्सपर्टीज. अगर आप पेप्सी लिप्टन ही की एग्जांपल पे रहें, द काइंड ऑफ एक्सपर्टीज पेप्सी हैज इन मेकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग चिल्ड बेवरेजेस, वो लिप्टन के पास इन एनी केस नहीं हो सकती. Either they have to hire such kind of people in a large numbers, or they have to do something जिस पे उनकी ठीक ठाक कॉस्ट आ सकती है और उसमें रिस्क भी ज्यादा होगा. तो ऑन दी अदर हैंड पेप्सी कुछ भी कर ले, उसके पास टी की एक्सपर्टीज अवेलेबल नहीं हो सकती. तो क्यों ना इन दोनों को मिला लिया जाए और शेयर कर ली जाए, एक्सपर्टीज भी शेयर कर लिया जाए, रिस्क भी, और ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट भी शेयर हो जाएगी, एंड बोथ ऑफ देम विल एंड अप गेटिंग एन एडवांटेज. This kind of a scenario is called a joint venture, and this also leads to quick, development and quick growth. Another tool that organizations can use in order to grow is called a strategic alliance. We'll take a look at this in detail in another chapter as well, but as a strategic option, आपके पास growth के लिए strategic alliance का option भी मौजूद है. So in strategic alliance, two organizations decide to join hands and work together without, note कीजिएगा, without forming a new business entity. In joint venture, you are forming a new business entity. In this case, two organizations will remain who they are. Their business existence will not change. However, they will decide to go for a cooperative arrangement with each other. Sometimes this is done in order to promote business of each other. This is to find a win-win kind of a situation. कई examples आपको देखेंगे इस वक्त मीडिया में. You will find maybe Jio News joining hands with Nokia to promote some of, Nokia promotes Jio through their handsets, and you will be able to access their news through Nokia handsets, and at the same time Jio will be promoting Nokia products. So both of them get a win-win situation. इसी तरह से आप जब कभी ऑर्गेनाइजेशंस किसी लॉन्गर टर्म अरेंजमेंट में जाती हैं और दे डिसाइड टू वर्क ऑन अ लॉन्गर टर्म टुगेदर, तो हम इसको स्ट्रेटेजिक अलायंस का नाम दे सकते हैं. ध्यान में रखिएगा, स्ट्रेटेजिक अलायंस इज अ लूज टर्म. लूज इन द सेंस दैट यू कैन हैव अ स्ट्रेटेजिक अलायंस विद मे बी योर सप्लायर्स. आप अपने जो लॉन्ग टर्म सप्लायर्स हैं, जिनके साथ आप पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं और आगे भी करना चाहते हैं, आप उनके साथ एक अलायंस फॉर्म कर लेते हैं. हमने किसी और चैप्टर में बात की थी कि KFC एंड पेप्सी या कोका-कोला एंड मैकडॉनल्ड्स हैव अ लॉन्ग टर्म अलायंस. दे हैव डिसाइडेड टू वर्क टुगेदर एंड दे आर वर्किंग. कोका-कोला रिमेन्स कोका-कोला. इट इज नॉट मर्जिंग विद मैकडॉनल्ड्स, एंड मैकडॉनल्ड्स रिमेन हु दे आर, बट दे आर वर्किंग टुगेदर. So at the end of the day, both of them are making sales, both of them are actually helping each other promote their products, and it is a win-win situation. हमारे पास और ऑप्शंस क्या हैं ग्रोथ के? हमारे पास एक बड़ा इंटरेस्टिंग ऑप्शन है जिसको हम कहते हैं लाइसेंसिंग. यूं सोचिए कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने एक प्रोडक्ट डेवलप किया. लेट्स से आपने कोई अच्छी क्वालिटी के एयर कंडीशनर्स डेवलप कर लिए. यू हैव सम गुड टेक्नोलॉजी अवेलेबल विद यू. यू हैव इन्वेस्टेड मनी ऑन दैट, ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, but you do not have the resources to manufacture and sell that around the world. अब to grow, आपके पास अगर आपको कोई ऐसा फॉर्मूला मिल जाए कि जिसमें ना आपकी इन्वेस्टमेंट हो, ना आपका कोई ज्यादा रिस्क इंक्रीज हो, और स्टिल आपको इंटरनेशनल मार्केट का एक्सेस मिल जाए, तो ये बड़ा कामयाब फॉर्मूला होगा. और यहाँ पे आपको लाइसेंसिंग की टर्म इंट्रोड्यूस कराई जाती है. Licensing में what you do is that you give the rights or you give the license to some foreign company to manufacture or to develop your product and sell that in their own country. अगर आप कभी अपनी पेप्सी की बोतल उठाएं और उसके ऊपर साइड पे लिखा हुआ देखें
तो आपको लिखा हुआ मिलेगा उसमें प्रोड्यूस्ड अंडर लाइसेंस फ्रॉम पेप्सिको इनकॉर्पोरेटेड, यानी somebody is manufacturing this bottle of Pepsi and its contents under license, यानी इसका लाइसेंस पेप्सी ने उनको दे रखा है. So Pepsi is doing what? Pepsi ने तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की यहाँ पे, पेप्सी ने कोई प्लांट नहीं लगाया पाकिस्तान में, बट somebody from Pakistan has actually developed that, and वो यकीनन कोई ऐसी पार्टी होगी जिसके पास इतना बड़ा पेप्सी जैसा ब्रांड नहीं था, उन्होंने पेप्सी से लाइसेंस लिया और उन्होंने उसकी कुछ फीस दी होगी, एंड दे मस्ट बी पेइंग सम रॉयल्टी टू पेप्सी एज वेल, एंड एट द एंड ऑफ द डे पेप्सी इज मेकिंग मनी, पेप्सी इज ग्रोइंग एंड इट इज सेलिंग इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. So by using this kind of an approach, you can grow into a variety of, you can enter into a variety of countries without going through the pain of, documentation, without going through the pain of all those licensing issues, investment issues, banking issues, nothing, nil. You give a license to someone, sign an agreement with them, and they will be manufacturing on your behalf and they'll be promoting your product. जो licensee है, यानी जिसको आप लाइसेंस दे रहे हैं, उसको एडवांटेज क्या हो गया? That they will get a product जो अदरवाइज उनसे बनने के, जो बनाने के वो काबिल नहीं थे, उनको एक ऐसा ब्रांड मिल जाएगा जो वो अदरवाइज डेवलप नहीं कर सकते थे. इसी तरह का एक मिलता जुलता कॉन्सेप्ट सर्विसेज में भी पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं फ्रेंचाइजिंग. अगर आप यकीनन अपने इर्द गिर्द देखें तो आपने यूनाइटेड मोबाइल का नाम सुन रखा होगा. आप इस वक्त पाकिस्तान में एक बड़ा पॉपुलर रेस्टोरेंट है स्टूडेंट बिरयानी, you must have tried that. अब स्टूडेंट बिरयानी was one small setup somewhere in सदर कराची. उनकी एक्सपर्टीज क्या है? उनकी एक्सपर्टीज है मेकिंग बिरयानी ऑब्वियसली. अब बिरयानी उन्होंने बना तो ली, लेकिन अगर वो चाहें कि पूरे कराची में अपने नेटवर्क बनाएं और उसमें ब्रांचेस खोलें और उसमें बिरयानी सर्व हो एंड लोग आएं, तो उसके लिए उनको बहुत ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी. एंड इट्स नॉट अ मैटर ऑफ इन्वेस्टमेंट ओनली, उसके ऑपरेशंस रन करना इज अ हैसल इन इटसेल्फ. सो व्हाट स्टूडेंट बिरयानी डिड, दे इनवाइटेड पीपल टू कम एंड सेट अप देयर ब्रांचेस. उसमें जो बिरयानी, जो फूड सप्लाई होता है, जो कुक्ड बिरयानी सर्व होती है, वो एक्चुअली स्टूडेंट बिरयानी खुद कंट्रोल करता है. सो द फूड दे आर सर्विंग देयर is supplied by student biryani, but the investment on the infrastructure, वो जो भी रेस्टोरेंट्स बन रहे हैं, जो भी उसके ऊपर उसकी लोकेशन की कॉस्ट है, वो कोई और दे रहा है. फ्रेंचाइज के थ्रू भी आप इस तरह से अपनी प्रोडक्ट्स, अपनी सर्विसेज को आप एक्सपैंड कर सकते हैं. What is the beauty in this? The beauty is that the franchisor, in this example student biryani, will be maintaining certain standards. यानी वो कहेंगे, वो बताएंगे कि what are the type of what is the kind of environment that has to be there in the restaurant, color combinations क्या होंगे, board कैसा लगेगा, location कैसी होगी, they give the details. But उनकी अपनी investment कोई नहीं होती. Every franchisee will come and pay the franchising fee. That means कि student biryani will be growing and they will be receiving money as well. फैंटास्टिक कॉम्बिनेशन, राइट? आप ग्रो भी कर रहे हैं और उल्टा आप पैसे ले रहे हैं ग्रो करने के. पाकिस्तान में और क्या एग्जांपल्स सोच सकते हैं आप इसकी? आपने यकीनन एजुकेटर्स का नाम सुन रखा होगा. एजुकेटर्स इज अ फ्रेंचाइज ऑफ द बीकन हाउस स्कूल्स. इसी तरह कहकशां स्कूल्स की एक फ्रेंचाइज है. इसी तरह से द विजन स्कूल्स की एक फ्रेंचाइज है जो फैल्कन हाउस की है. कहकशां इज अ फ्रेंचाइज ऑफ द सिटी स्कूल्स. सो सर्विसेज में जब आप राइट्स दे देते हैं कि भाई आप कोई और एक वेंचरिस्ट उसमें, वेंचर कैपिटलिस्ट उसमें आ जाए, या कोई और कंपनी उसके अंदर इन्वेस्ट करे और आपकी सर्विसेज ऑफर करे, तो हम इसको फ्रेंचाइजिंग का कॉन्सेप्ट कहते हैं. नाउ यू माइट बी वंडरिंग व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग. लाइसेंसिंग ज्यादातर आपको मैन्युफैक्चरिंग में दिखेगी और फ्रेंचाइजिंग का कॉन्सेप्ट ज्यादातर सर्विसेज में आता है. खास डिफरेंस ये है दैट फ्रेंचाइजर यूजुअली कंट्रोल्स द सप्लाईज एंड देयर आर वेरी स्ट्रिंजेंट रूल्स दैट यू हैव टू फॉलो बीइंग अ फ्रेंचाइजी. किस तरह? फॉर एग्जांपल, जब आप KFC की फ्रेंचाइज बनते हैं, बाय द वे पाकिस्तान में KFC इटसेल्फ मौजूद नहीं है, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन. इट इज अ फ्रेंचाइज दैट इज रन बाय समवन. इसी तरह से जो है वो पिज्जा हट भी यहाँ पे जो है वो ओरिजिनल पिज्जा हट नहीं, उसकी फ्रेंचाइज है. नाउ पिज्जा हट गिव्स द डिटेल्स ऑफ the environment, the ambience. They give the details of the raw materials that you are going to use.
They give the details of the equipment that you are going to utilize. ओवन कैसे होंगे, कैसे कुकिंग होगी, स्टाफ की ट्रेनिंग कैसे होगी, उनके कपड़े कैसे होंगे, म्यूजिक कौन सा बजेगा. Explicit details come from the franchisor. So franchise में सख्ती ज़्यादा है, ज़्यादा कंट्रोल होता है किसका, फ्रेंचाइजर का. हम एक स्टोरी हमने सुन रखी है, आपके साथ शेयर करते हैं. मैकडोनल्ड्स का एक चीफ एग्जीक्यूटिव, he was visiting one of the franchise in somewhere in the US, और उसको उस फ्रेंचाइज में घूमते फिरते उसको वहां पे एक मक्खी नजर आ गई. कितनी मक्खियां? एक. You know what happened? In less than 48 hours, the franchise agreement was cancelled. You know why? Because the philosophy that McDonald's is promoting was that we serve hygienic food, though we make it quickly because it's a fast food chain, but at the same time we make it in a hygienic environment. So if there is even a single fly roaming around in the franchise, so that is not acceptable. So franchise का concept बहुत अच्छा है. इसमें एडवांटेज क्या होता है कि आपकी कंपनी ग्रो कर सकती है रैपिडली विदाउट स्पेंडिंग मनी, बट एट द सेम टाइम जो फ्रेंचाइजीज हैं उनके ऊपर काफ़ी सख्त रिस्ट्रिक्शंस रखी जाती हैं, बिकॉज ब्रांड की जो इमेज है, ब्रांड की जो क्वालिटी है, उसके लिए आप फ्रेंचाइजीज के ऊपर रिलाई कर रहे होते हैं. अगर आप एक KFC की ब्रांच में जाएं और वहाँ पे आपको कुछ सफाई अच्छी ना मिले, या आपको पिज़्ज़ा हट में लाल बेग नज़र आए, तो आप ये नहीं सोचेंगे कि ये फ्रेंचाइज है, आप ये कहेंगे कि ओह पिज़्ज़ा हट में तो लाल बेग नज़र आते हैं. सो देयरफॉर टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम विद द ब्रांड, आप काफ़ी स्ट्रिंजेंट किस्म के कंट्रोल्स फ्रेंचाइज के साथ इम्प्लीमेंट करते हैं. Let's continue our discussion about corporate parenting. We all know that our parents are the ones who actually brought us up. They are the ones who take care of us. They are the ones who actually make sure that we become something in our lives. कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनका कोई एक आध औलाद होती है, कुछ ऐसे होते हैं जिनके ज़्यादा बच्चे होते हैं. औलाद एक हो या ज़्यादा हो, they have to take care of these kids. इसी तरह से when you are running a corporation, when you are running a large organization that has multiple strategic business units, they are like your kids too in a corporate stance. Now Gould and Campbell, they identified that there are various ways in which organizations can manage these kids, जिनको आप organization के बच्चे कह सकते हैं अपनी normal ज़बान में. So Gould and Campbell told us there are three ways, as we discussed, of managing corporate children, और उसने उनके तीन नाम रख दिए. पहले का नाम रखा उसने स्ट्रैटेजिक प्लानिंग मॉडल, दूसरे का नाम रखा उसने फाइनेंशियल कंट्रोल मॉडल, और तीसरे का नाम रखा उसने स्ट्रैटेजिक कंट्रोल मॉडल. अब ये तीनों हैं क्या, एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं. There are various types of organizations. There are certain organizations जो बिलीव करती हैं ऐसी डाइवर्सिफिकेशन में जिसको हम रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन के नाम से जानते हैं. सो इफ यू आर एन ऑर्गेनाइजेशन विच हैज बिजनेसेस विच आर रिलेटेड टू ईच अदर, अगर आप लेट्स से आप ऑयल एंड गैस में हैं, तो आपने ऑयल एंड गैस के ही 3, 4, 5, 6 डिफरेंट बिजनेसेस खोल रखे हैं, तो ऐसी अगर आपने डाइवर्सिफिकेशन कर रखी है तो आपको स्ट्रैटेजिक प्लानिंग मॉडल सूट करेगा. अब ये है क्या, लेट्स टेक अ लुक. In strategic planning model, the headquarters जो parent है, they try and they make sure that the strategies are formulated at the headquarters. यानी जो भी long term plans होंगे किसी भी strategic business unit के, they will be made by the headquarters, not by the business itself. So वो लोग who are actually running the business, या जो वहाँ पे जो middle line है जो उसको operate कर रही है, they won't be in charge of the strategic planning in this case. They will only be responsible for the implementation of the strategies given by the headquarters or given by the parent. इस केस में क्या होगा कि क्योंकि जनरली हेडक्वार्टर्स जो भी होता है, जो भी कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स होता है, दे हैव अ सेट ऑफ एक्सपर्टीज. दे यूजुअली हैव सीनियर गाइज सिटिंग देयर एंड दे हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंडस्ट्री एंड इट्स रिलेटेड इश्यूज. तो उनका विजन बेहतर होता है. They have a better idea of the trends in the market.
they have a good understanding of how the economy is moving. So the probability that they will make good strategic decisions is higher. But the difficulty is that when you follow this kind of a model, the people who are implementing the strategies, they feel that they don't have any say. यानी मैं एक SBU रन कर रहा हूं, मैं एक बिजनेस यूनिट रन कर रहा हूं, लेकिन इसकी ये कैसे रन करना है, इसमें हमारी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी क्या होगी, इसमें हमारी अप्रोच डिफरेंशिएशन होगी या फोकस्ड होगी, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, ये मुझे कोई और बता रहा है. नतीजा क्या निकलेगा? दैट आई विल नॉट ओन, आई रिपीट, आई विल नॉट ओन दीज स्ट्रैटेजीज. हम कहेंगे ठीक है जी, हेडक्वार्टर से स्ट्रैटेजी आई है, कामयाब होगी उनकी किस्मत, नाकाम होगी तो भी उन्हीं की किस्मत, बिकॉज आई डिड नॉट मेक दिस डिसीजन. सो देयर इज अ वेरी सीरियस डिफिकल्टी इन दिस काइंड ऑफ अ मॉडल, और वो ये है कि इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे जो स्टाफ है या जो मैनेजर्स हैं वो इन स्ट्रैटेजीज को ओन नहीं कर पाते. सो जब हम स्ट्रैटेजिक प्लानिंग मॉडल की बात कर रहे हैं तो इसमें द बेसिक कॉन्सेप्ट इज दैट द बिलीफ इज दैट स्ट्रैटेजिक डिसीजंस आर नॉट मेड एवरी डे. आप हर रोज डिसाइड नहीं करते कि हमारी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्या होगी. यू डोंट डिसाइड एवरी डे दैट वेदर विल बी अ डिफरेंशिएटेड प्लेयर और वेदर विल बी अ फोकस्ड डिफरेंशिएटेड प्लेयर. ये डिसीजंस बहुत लेस फ्रीक्वेंट होते हैं, कभी कभी ये फैसले किए जाते हैं. तो हेडक्वार्टर्स ये कहता है कि ओके, ये जो लॉन्ग टर्म फैसले हैं ये हम करते हैं, और जो ऑपरेशनल डिसीजंस हैं, जो डे टू डे डिसीजंस हैं, वो करने के लिए हमारी जो ऑपरेटिंग टीम है वो उसको मैनेज करेगी. डिफिकल्टीज मैंने आपको इसमें बता दी कि इसके अंदर क्या हो सकती है. एज वी डिस्कस्ड कि एक तो ओनरशिप का प्रॉब्लम आ गया इसमें. दूसरा प्रॉब्लम ये आ जाता है दैट द वे हेडक्वार्टर्स थिंक, ये हमारे घरों में भी हम बाज़ औक़ात देखते हैं कि हमारे पेरेंट्स जैसे सोच रहे होते हैं, बच्चों की सोच बाज़ औक़ात वैसी नहीं होती, जिसे हम जनरेशन गैप भी कहते हैं बाज़ औक़ात. सिमिलरली द वे हेडक्वार्टर परसीव्स, द वे पीपल सिटिंग एट द कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स फील एंड थिंक, ज़रूरी नहीं है कि वो अप्रोच, वो तरीक़ाकार सूट कर रहा हो या मैच कर रहा हो विद द थिंकिंग ऑफ द people who are at the operational level or at the SBU level. So there is a possibility of a communication gap, and this may lead to problems in coordination. There is also, in some cases ये भी देखा गया है that organization get locked into failing businesses. अब ये क्या है, इसको समझिए. My dear friends, organizations are not run by angels. Organizations are run by human beings. और human beings की सबसे खास बात क्या है? They have something called emotions. होता क्या है that let's say you are a part of a board of directors and the board decides that will run a certain SBU in a certain manner. That doesn't work. Somehow प्रॉफिट्स नहीं आते, somehow जो रिजल्ट्स चाहिए वो नहीं अचीव होते. क्या करेंगे आप? कहेंगे अच्छा हमसे गलत फैसला हो गया, कोई बात नहीं, हम इसको बिजनेस को बंद कर देते हैं. नहीं. People at times make this a problem of their ego. Sometimes उनको ये फील होने लगता है कि if we accept the fact that this particular business which we were actually guiding, वो फेल तो हो रहा है, लेकिन अगर हम उसको एक्सेप्ट कर लें तो ये हमारा फेलियर होगा. Because of this, sometimes large organizations के जो SBUs हैं वो कई ऐसे SBUs पाल लेते हैं वो जो actually failing businesses होते हैं. And the only reason for maintaining them is the fact that being responsible, the strategic managers or the headquarters people, they do not want to divest from these businesses for their own reasons. पहला मॉडल तो हमने डिस्कस कर लिया, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग मॉडल. अब इसका एक ऑपोजिट मॉडल भी है जो हमें सूट करेगा उस वक्त व्हेन वी आर इन अ सिचुएशन जहां हमने अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन कर रखी है, या जिसको हमने कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन के नाम से भी पढ़ा था पहले. अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन में यू एंड अप हैविंग अ ग्रुप ऑफ बिजनेसेस which are not related to each other. So you might have stakes or you might have presence in fast moving consumer goods, you might have presence in automobiles, you also may have a presence in oil and gas, you may have some presence in cement industry as well. Now all these businesses have literally got nothing to do with each other.
इसका मतलब क्या है? That it is literally impossible for the headquarters to have a thorough understanding of each of these businesses. Because आप ये प्रैक्टिकली कर नहीं सकते कि आपको 8 इंडस्ट्रीज की बिल्कुल सही नॉलेज हो। ऐसी सिचुएशन में अगर हेडक्वार्टर कहे कि नहीं जी, स्ट्रैटेजी तो अभी भी हम ही बनाएंगे, देयर बाउंड टू बी फेलियर्स। सो देयरफॉर इन अ सिचुएशन लाइक दैट, जहां आपके पास डाइवर्सिफाइड किस्म के कॉर्पोरेट बच्चे हैं, वहां पे आपको सूट करेगा कि आप फाइनेंशियल कंट्रोल मॉडल पे चले जाएं। फाइनेंशियल कंट्रोल मॉडल क्या है? इसमें आप बेसिकली टाइट फाइनेंशियल टारगेट्स देते हैं हर स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट को। यू एक्चुअली रन देम एज इंडिपेंडेंट डिविजन्स एंड एवरी डिविजन हैज वेरी क्लियर कट फाइनेंशियल टारगेट्स, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल टारगेट्स। रिजल्ट क्या निकलेगा कि फ्रॉम द हेडक्वार्टर्स आप उन्हें कहेंगे कि जनाब यू डिसाइड, द एसबीयू डिसाइड्स कि उसकी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी क्या होगी, लो कॉस्ट होगा, हाई कॉस्ट होगा, डिफरेंशिएटेड होगा। हेडक्वार्टर्स इसमें टांग नहीं अड़ाएगा। हेडक्वार्टर्स विल ओनली टेल देम कि ओके, एट द एंड ऑफ द क्वार्टर, एट द एंड ऑफ द ईयर, हमें दिस मच ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इज रिक्वायर्ड, दिस इज द काइंड ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दैट वी आर एक्सपेक्टिंग। एज लॉन्ग एज यू आर गिविंग दैट, whatever strategy you are following, we are happy with that. अब इस किस्म की अप्रोच का एडवांटेज क्या होगा? एडवांटेज ये होगा that the headquarters will be able to manage a wide variety of businesses without even knowing much about them. क्यों? क्योंकि जो उन businesses को जो लोग रन कर रहे हैं वो अपनी इंडस्ट्री को जानते हैं, वो उसके हिसाब से फैसले कर रहे हैं, एंड जो रिजल्ट्स आपको चाहिए वो आपको मिल रहे हैं। सो इन अ कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन सिचुएशन आपको फाइनेंशियल कंट्रोल मॉडल बहुत सूट करता है। इसमें जो प्रॉब्लम है वो बड़ी विजिबल है। प्रॉब्लम क्या है कि इमेजिन कीजिए यू आर द डिविजनल हेड, आप एक बिजनेस रन कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी भी आप बना रहे हैं, क्या करना है, कैसे करना है, यू आर डिसाइडिंग, राइट? तो ओनरशिप ऑफ स्ट्रैटेजी तो यकीनन होगी क्योंकि आप फैसले कर रहे होंगे। गुड। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि आपके पास शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल टारगेट्स हैं। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल टारगेट्स के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है शॉर्ट टर्मिज्म का। शॉर्ट टर्मिज्म क्या है? दैट यू मे फॉरगो सर्टेन लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट्स just to make sure that you are giving the right kind of results in the short term. For example, बाज़ ऑर्गेनाइजेशंस अपनी टेक्नोलॉजी अपडेट नहीं कर पाती या नहीं करती, क्यों? Because if they invest money in the new technology, their profitability for this year will drop. And when they ignore this, technology improvement, तो long term में उनको फिर failure का सामना करना पड़ जाता है. So there is a very bright possibility of short termism in this. Second, एक हम term use करते हैं milking the business. इसका मतलब यह है कि आप बिजनेस में वापस इन्वेस्ट उतना नहीं कर पाते जितना बिजनेस को चलाने के लिए चाहिए. Why? Because आपको ये इंश्योर करना होता है that headquarters should get the right results. Because अगर ऐसा ना हो तो they either change the management. अगर आप रिजल्ट्स ना दे सकें तो the parent will either change the management or they might decide to divest from the business. याद रखिएगा, इस किस्म के बिजनेस में जहाँ पे कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन हुई हो, वहाँ पे कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स की कोई अटैचमेंट नहीं होती बिजनेस के साथ. उसका सिंपल स्ट्रेट पर्पस होता है फाइनेंशियल गेन्स, फाइनेंशियल रिटर्न्स. और उस सूरत में अगर डाइवेस्ट हो जाए तो सारे मैनेजर्स के करियर चले जाते हैं. So therefore they try and make sure that every year they give the required, जो भी आपके results चाहिए, financial returns चाहिए, वो आप देते रहें और उसकी वजह से आप long term जो interest हैं उसको forgo करते हैं. अब ये हमने दो extremes discuss कर लिए. On one extreme we had strategic planning model, जहाँ पे हम हर अपने corporate बच्चा जिसको मैं कह रहा हूँ, जो हमारे strategic business units हैं, उसकी सारी long term planning headquarters कर रहा है. दूसरा एक्सट्रीम क्या है? दैट वी आर नॉट गिविंग एनी स्ट्रेटेजिक प्लान, वी आर गिविंग ओनली फाइनेंशियल टारगेट्स एंड वी आर मेकिंग श्योर दैट द रिजल्ट्स आर अचीव थ्रू दैट. क्यों ना इसका दरमियान का रास्ता निकाल लिया जाए. और जो इसका दरमियान का रास्ता है उसका नाम रखा गया स्ट्रेटेजिक कंट्रोल कंपनीज या स्ट्रेटेजिक कंट्रोल मॉडल. इसमें स्ट्रेटेजिक पहले वाले मॉडल से लिया गया और कंट्रोल दूसरे वाले से लिया गया, कॉम्बिनेशन कर दिया हमने उनका. आसान सी बात है. हमने क्या किया कि पहली दोनों स्ट्रेटजीज की जो अच्छी चीजें थी वो अडॉप्ट कर ली,
कैसे? हम कहेंगे कि जनाब इन स्ट्रेटेजिक कंट्रोल कंपनीज हम स्ट्रेटेजी डिसाइड कौन करेगा, डेवलप कौन करेगा? एसबीयू खुद करेगा अपनी स्ट्रेटेजी डेवलप. दे विल डिसाइड कि हम कैसे compete करेंगे, दे विल डिसाइड कि हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज क्या होंगी, दे विल टेक दिस कॉल. However, before implementing, they will get an approval from the headquarters, so that the headquarter will give their inputs based on their knowledge, their experience, their expertise, and whatever strategy will be implemented will be agreed upon by both SBU as well as the corporate parent. तो जब दोनों का consent होगा, जब दोनों जो players हैं यानी जो headquarters है और जो SBU की management है, when they will have an agreement on a strategy, the results are bound to be better. दूसरा इसमें जो important characteristic है, जो financial control में बड़ी difficulty थी, that was the short termism. So the results in strategic control model are not expected in the short term. So there is lesser focus on short term financial targets, and the result is that organizations को जो ग्रो करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए जो नेसेसरी इनपुट्स चाहिए वो भी मिलते रहते हैं और जो फाइनेंशियल रिटर्न्स हैं वो भी उनको हासिल होते रहते हैं. नाउ ज़्यादा प्रैक्टिकल मॉडल है, ज़्यादा अच्छी तरह अप्लाई हो सकता है. हाउएवर देयर इज़ अ चांस ऑफ सम एम्बिग्विटी एज वेल, क्योंकि जो भी स्ट्रैटेजीज़ हैं उनको डिज़ाइन कौन कर रहा है? एसबीयू कर रहा है, अप्रूव कोई और कर रहा है. हो सकता है अगर इनकी कम्युनिकेशंस क्लियर ना हो और इनके विजन्स में कहीं अगर वाज़े फ़र्क हो तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ और देयर इज़ अ डेंजर ऑफ सम एम्बिग्विटी एज वेल. हाउएवर विद गुड कम्युनिकेशन ये चीज़ बचाई जा सकती है. एज अ कॉर्पोरेट पेरेंट आप अपने बच्चों के साथ, कॉर्पोरेट बच्चों के साथ क्या कर सकते हैं? ये वैसे ही है जैसे हमारे पेरेंट्स हमारी ज़िंदगियों में कुछ बेहतरी लाते हैं, वो हमारी ज़िंदगियों में कुछ इम्प्रूवमेंट लाते हैं, उसी तरह से कॉर्पोरेट पेरेंट्स भी अपने जो उनके स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स हैं उनके लिए कुछ वैल्यू ऐड कर सकते हैं. नाउ व्हेन अ पर्टिकुलर, स्पेशली इन एन एक्विजिशन सिचुएशन, अगर आप एक जाइंट ऑर्गेनाइजेशन है एंड यू आर एक्वायरिंग न्यू बिजनेसेस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है देखने का कि क्या आप वाकई वैल्यू ऐड कर रहे हैं बिजनेस में या नहीं कर रहे हैं. तो हम देखते हैं कि एक कॉर्पोरेट पेरेंट कैसे वैल्यू ऐड कर सकता है इन अ कॉर्पोरेट चाइल्ड. कई चीज़ें हैं इसमें. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्या कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स अपने कॉर्पोरेट किड को फाइनेंशियल और मार्केट की रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकता है? अगर ऐसा है तो दिस इज अ सीरियस वैल्यू एडिशन दैट विल हेल्प द एसबीयू. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एसबीयू ग्रोथ चाहता है, they want to expand their operations and they need financial assistance in doing that, and if the corporate headquarters can do that, this is going to be a big favor, right? इसी तरह से जो expertise, जो market की knowledge, जो market की expertise आपको required होती हैं at the SBU level, अगर वो आपको corporate headquarters arrange कर दे और वहाँ से आपको help मिल जाए, that's a big value addition. इसी तरह से in making the strategies, जो कि हम जो इसके मॉडल्स हैं उसमें भी हमने डिस्कस किया था, इन मेकिंग दीज स्ट्रैटेजीज अगर आपको हेडक्वार्टर से गाइडेंस मिल जाए इन हेल्पिंग यू डेवलप गुड स्ट्रैटेजीज, दैट्स अ वैल्यू एडिशन. सो कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स या जिन्हें हम कॉर्पोरेट पेरेंट्स कहते हैं, दे कैन ऐड वैल्यू इन न्यूमरस वेज. बहुत सारे तरीके हैं जिनके थ्रू वो एक हेल्प कर सकते हैं अपने स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट्स की. हाउएवर, कुछ केसेस में हमने ये भी नोट किया कि एसबीयू अपने पेरेंट की वजह से नुकसान भी उठाते हैं. ये वैसे ही है, ऐसा हमारी ज़िंदगी में आमतौर पर नहीं होता, लेकिन अगर पेरेंट्स हमारे कुछ सही उनकी हरकत ना हो तो उसकी वजह से हमारा नुकसान भी हो सकता है. आमतौर पर ऐसा नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल, अगर हेडक्वार्टर्स का एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड बहुत ज़्यादा हो तो क्या होगा? उसका शेयर तो इन एनी केस बच्चों पे ही आएगा ना, जो आपके SBUs हैं. सो इफ यू हैव 5 strategic business units sharing the overheads of the headquarters, और हेडक्वार्टर्स के ओवरहेड्स बहुत बढ़ जाएं तो अल्टीमेटली वो सारे जो आपके SBUs हैं उनकी ओवरहेड कॉस्ट बढ़ जाएगी. दैट्स वन मेजर डिस्ट्रक्शन ऑफ वैल्यू दैट इज पॉसिबल. इन सम केसेस
SBUs का जो हेडक्वार्टर्स हैं वो बड़े ब्यूरोक्रेटिक टाइप के होते हैं, यानी उन्होंने कुछ चीज़ें सेंट्रलाइज की होती हैं, आमतौर पे परचेजिंग सेंट्रलाइज होती है और परचेजिंग का प्रोसीजर इज समटाइम्स वेरी कॉम्प्लेक्स, इट्स वेरी ब्यूरोक्रेटिक. So the result is that the speed of work at the SBU level slows down. It's another major destruction of value. इसी तरह से अगर decision making process में there is involvement of the headquarters, तो that will become a problem too, because decision making अगर ambiguity है उसमें और decision making clear नहीं हो पा रही, तो that will become a kind of a paralyzing situation for the SBU, which is obviously a value destruction situation. So corporate parents can do both. They can add or destroy value in their SBUs. However, when you are acquiring a new business or when you are about to start a new business, an organization must very seriously calculate and evaluate how much value they are really going to add in the new venture. क्या वो वाकई इस काबिल हैं या नहीं है. इस पे हम आगे पोर्टफोलियो एनालिसिस में एक मॉडल भी डिस्कस करेंगे और उस वक्त ये चीज आपको मजीद वाज़ेह हो जाएगी. कॉर्पोरेट पेरेंटिंग में देयर इज अनदर टर्म कॉल्ड रैशनल्स फॉर एडिंग वैल्यू. वी हैव डिस्कस्ड दैट कॉर्पोरेट पेरेंट्स कैन ऐड और डिस्ट्रक्ट वैल्यू. हाउएवर, व्हाट आर द रीजंस, व्हाई डू दे रियली हैव टू ऐड वैल्यू? आइए इस पे बात करते हैं. देयर आर 3 रीजंस. सम ऑर्गेनाइजेशंस एक्ट एज portfolio managers when they try to add value in their SBUs. Portfolio manager का मतलब ये है that an organization which tries to manage a good set of businesses in their portfolio in order to ensure that their shareholders are safe. Their shareholders, whoever they are they are in a good position in terms of their share value. इस काम को करने के लिए they try and find out undervalued businesses with potential for growth. तो ऐसे businesses को ये आइडेंटिफाई करते हैं जिनमें परफॉर्मेंस का पोटेंशियल है, बट बिकॉज ऑफ सम शॉर्टफॉल, बिकॉज ऑफ सम लैक ऑफ रिसोर्सेज वो ऐसा नहीं कर पा रही. ये क्या करते हैं, उनको टेक ओवर करते हैं एंड देन दे ट्राई टू इम्प्रूव दिस. तो अल्टीमेटली दीज बिजनेसेस स्टार्ट परफॉर्मिंग बेटर एंड दे बिकम प्रॉफिटेबल. हाउ कैन वी फॉरगेट द एग्जाम्पल ऑफ MCB इन पाकिस्तान. मुस्लिम कमर्शियल बैंक कहलाता था ये पहले, अब MCB बैंक लिमिटेड कहलाता है. एंड इट वाज अ सरकारी बैंक. इट हैड अ लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर, हैड अ लार्ज नंबर ऑफ ब्रांचेस, बट सर्विस वाइज, टेक्नोलॉजी वाइज, it was not a very good bank, not a very exciting one. So when Mansha Group decided to take over this Sarkari bank, they knew that this bank has a potential, but at that very point in time it was seriously undervalued. Why? Because it might have been making some profits, but सरकारी फ्रेम के साथ चल रहा था और उसमें जो लोग थे वो उस एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को, उस एग्जिस्टिंग पोटेंशियल को उस तरह से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे जिस तरह उन्हें करना चाहिए था. सो दे आइडेंटिफाइड दिस पोटेंशियल एंड टुक दैट ओवर. अल्टीमेटली क्या हुआ, उसको उन्होंने इम्प्रूव किया, उसकी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव की, उसके लोग इम्प्रूव किए, ब्रांच नेटवर्क इम्प्रूव किया, and they became a leading bank in Pakistan in less than 5 years' time. So portfolio managers basically try to manage a set of companies, a group of strategic business units जिनको वो profitably run करते हैं, और उनमें से जो business उन्हें लगता है कि अब ये downfall की तरफ जा रहा है, या if there is some product which is going down in terms of its product life cycle, तो फिर उनमें से ये divest कर जाते हैं. क्यों? क्योंकि वो उनके पोर्टफोलियो के लिए अच्छा पार्टनर साबित नहीं हो रहे होते. दूसरा रैशनल यानी दूसरा रीजन जो बाज ऑर्गेनाइजेशंस फॉलो करती हैं, उनको हम कहते हैं सिनर्जी मैनेजर्स. सिनर्जी मैनेजर्स बेसिकली आर दोज कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स which are trying to find synergies with their existing businesses. They will usually go for related diversification. I hope you can recall that. So what they do is they go for businesses which are somehow connected to their existing businesses and they try to develop synergies with their existing businesses. उन्हें ये देखने की कोशिश करते हैं कि कोई नया बिजनेस अगर हम एक्वायर करेंगे तो इससे हमारे एग्जिस्टिंग बिजनेस को क्या क्या एडवांटेजेस मिल सकते हैं. इस किस्म के काम को करने के लिए दे हैव टू बी इन
कॉन्टैक्ट विद द ऑपरेशनल लेवल, जिसको हम कहते हैं हैंड्स ऑन अप्रोच चाहिए होती है टू रन दिस काइंड ऑफ कॉर्पोरेट पेरेंटिंग स्टाइल, और they participate in the decision making of each SBU so that the required level of synergy which is needed is achieved. So यहाँ पे जो प्राइमरी चीज हमें चाहिए वो है synergy for other businesses of the group. So आप किसी एक बिजनेस को उसके अकेले की प्रोडक्टिविटी, उसके स्टैंड अलोन प्रॉफिटेबिलिटी की वजह से नहीं देख रहे होते, आप देख रहे होते हैं कि ओवरऑल पूरे ग्रुप में ये किस तरह से वैल्यू ऐड करेगा और इससे क्या हम फायदा जो है वो उठा सकते हैं. देयर इज अ थर्ड रैशनल एज वेल, जिसको हम कहते हैं पेरेंटल डेवलपर्स. पेरेंटल डेवलपर की मिसाल यूं समझिए कि कोई ऐसे पेरेंट्स जो किसी बच्चे को अडॉप्ट करें और फिर उसको ग्रेजुअली ग्रो करके पाल पोस के बड़ा करें ताकि वो बड़ा होके कमा के उनको भी जो है वो हेल्प कर सके, असिस्ट कर सके. सो पेरेंटल डेवलपर वो मॉडल है जहाँ पे यू ट्राई एंड टेक ओवर सर्टेन businesses which are in maybe seriously bad conditions but which had a serious potential for improvement. So keeping in view what are the value adding qualities that the corporate headquarters has, they take over some small businesses or some sick units at times, और फिर उनको ग्रेजुअली ग्रो करके बेहतर किया जाता है और उनको फिर उस स्टेज पे लाया जाता है जहां पे जाके दे स्टार्ट मेकिंग मनी एंड दे स्टार्ट बिकमिंग अ प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ द कॉर्पोरेट फैमिली ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन. सो कॉर्पोरेट पेरेंटिंग में हमने इस वक्त 3-4 चीजें डिस्कस कर ली. लेट्स क्विकली रिकैप. पहले हमने बात की कि एज कॉर्पोरेट पेरेंट्स यू कैन ऐड और डिस्ट्रॉय वैल्यू, दैट्स वन. फिर हमने बात की कि हम इसको मैनेज कैसे करेंगे, हमारे पेरेंटिंग के स्टाइल्स क्या होंगे, जिसमें हमने बात की स्ट्रैटेजिक प्लानिंग मॉडल की जो हमें गोल्ड एंड कैंपबेल ने 3 बताए थे. दूसरा हमने कहा फाइनेंशियल कंट्रोल मॉडल, और तीसरा हमने कहा स्ट्रैटेजिक कंट्रोल मॉडल. और फिर हमने डिस्कस किया कि व्हाट आर द रीजंस, व्हाट आर द रैशनल्स ड्यू टू विच वी ऐड वैल्यू इन आवर SBUs, और उसमें हमने 3 चीजें डिस्कस की. कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेट करती हैं एज सिनर्जी मैनेजर्स, कुछ ऑपरेट करती हैं एज पोर्टफोलियो मैनेजर्स, एंड देयर आर सम जिन्हें हम कहते हैं पेरेंटल डेवलपर्स. स्ट्रैटेजिक चॉइसेस में लेट्स टॉक अबाउट पोर्टफोलियो एनालिसिस. आई होप वी अंडरस्टैंड द टर्म पोर्टफोलियो. पहले भी हमने थोड़ी सी बात की थी. पोर्टफोलियो क्या है? the combination of businesses that you have or the combination of strategic business units that you have which are operating independently, उस कॉम्बिनेशन को बेसिकली हम कहते हैं कि ये आपका पोर्टफोलियो है. आपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो यकीनन पढ़ रखा होगा, जिसमें आप देखते हैं कि आपने स्टॉक एक्सचेंज में या जहां जहां भी इन्वेस्ट किया हुआ है वो कॉम्बिनेशन क्या है. इसी तरह से लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो ट्राई एंड सी that what is the level of what is the kind of combination of products or combination of SBUs they are maintaining. What is the basic reason why do we need portfolio analysis? The answer is very very simple. हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये देखनी होती है कि इस वक्त हमारे जितने भी स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स हैं, let's say we have 10 strategic business units. The basic question that you need to answer is how you are going to allocate resources. My dear friends, no organization in the world has unlimited resources. There is always a limitation of resources. So how you are going to decide कि कौन से बिजनेस को ज्यादा इन्वेस्ट करना है, कौन से बिजनेस पे कम इन्वेस्ट करना है, कौन से बिजनेस पे इन्वेस्ट ही नहीं करना, और कौन सा वाला इसमें से हमें पैसे कमा के वापस करेगा जिसको अब इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए. So you need to know this, you need to understand this कि हमें किसको कितनी रिसोर्सेज देनी है, एंड ऑब्वियसली व्हाट इज द जस्टिफिकेशन फॉर गोइंग फॉर दैट इन्वेस्टमेंट. सेकेंडली, हम ये इंश्योर करना चाहते हैं, आप रिकॉल करें प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. हमने बात की थी दैट एवरी प्रोडक्ट पासेस थ्रू 4 स्टेजेस, दैट इज इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन. तो अगर आप इमेजिन कीजिए आपकी 5 बिजनेसेस हैं या 5 प्रोडक्ट्स हैं, चले हम SBU से फिलहाल प्रोडक्ट्स पे आ जाते हैं, and all 5 of them are in the maturity stage. What will happen? A few years down the road, your products are going to die. And what are you going to sell next? Nothing. So to avoid this situation, हम from time to time हम कहते हैं कि organizations must conduct something called portfolio analysis. इसके साथ साथ हमें ये भी देखना पड़ता है
कि अगर हमारे पास, यानी कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें कि अगर हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स मैच्योर हो रही हैं तो हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स ग्रोथ में होनी चाहिए, और उसी टाइम पे हाउ अबाउट गिविंग अ चांस टू सम प्रोडक्ट्स इन द इंट्रोडक्टरी स्टेज, सो दैट जब आपकी सीनियर जनरेशन ऑफ प्रोडक्ट्स व्हेन दे आर डिक्लाइनिंग, यू हैव सम न्यू प्रोडक्ट्स टू सेल। एंड इस कॉम्बिनेशन को समझने और इस कॉम्बिनेशन को सही मेंटेन करने के लिए जो बेसिक टूल हम यूज करते हैं उसको हम कहते हैं पोर्टफोलियो एनालिसिस। नाउ पोर्टफोलियो एनालिसिस के लिए यू विल फाइंड 3-4 डिफरेंट मॉडल्स, बट जो सबसे ज्यादा पॉपुलर मॉडल है जिसके ऊपर सारी दुनिया काफी इन्हिसार करती है, उसको हम कहते हैं BCG मैट्रिक्स। यकीन करें इसका उस BCG के इंजेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है जो आपको कभी बचपन में लगा था, ये कुछ और है। ये है बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप का बनाया हुआ एक मॉडल जिसके थ्रू आप अपने जो SBUs हैं उनका आप पोर्टफोलियो एनालिसिस कर सकते हैं। सो इन द BCG मैट्रिक्स ऑन द एक्स एक्सिस वी हैव द रिलेटिव मार्केट शेयर। रिलेटिव मार्केट शेयर में एक टर्म रिलेटिव यूज हुई हुई है जिसका बेसिक रीजन क्या है कि मार्केट शेयर कोई प्रिसाइज नंबर नहीं है जिससे आप हाई या लो डिटरमिन कर सकें। यानी हो सकता है कि किसी मार्केट में 10% इज अ हाई मार्केट शेयर बिकॉज मार्केट में 20-25 प्लेयर्स हैं, एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट 20% इज अ लो मार्केट शेयर इन सर्टेन मार्केट, राइट? सो in comparison to the rest of the market, if you have a higher market share, average market share से ज़्यादा है अगर, then we'll consider that your company or your SBU has a bigger market share. अगर average से कम है तो we'll treat that as a low market share. On the vertical axis we have the business growth rate. Business growth rate का मतलब क्या है कि क्या वो मार्केट, जिस मार्केट की भी आप बात कर रहे हैं, if it is growing by greater than 10%, if the growth is greater than 10%, then it is in the high growth rate. यूँ समझिए कि अगर हम शैम्पू मार्केट की बात करें और साल में लेट से 1 करोड़ रुपए के शैम्पू बिकते हो किसी मार्केट में, और अगले साल 1 करोड़ 12 लाख रुपए के शैम्पू बिकें, यानी उसमें 12% ग्रोथ हो अगर, तो फिर हम ये कह सकते हैं that the market has grown by 12%. This is a high, market growth rate. Now, based on these two variables, that is the market share and the market growth rate, हमने एक 2x2 का मैट्रिक्स बना लिया। ये BCG ने हमें बना के दिया, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने। उन्होंने कहा कि businesses usually start from a position where their market share is low. Obviously, when you start a new venture, कभी भी आप नया बिजनेस शुरू करेंगे, your market share will be low in comparison to others. However, when do you enter into businesses? इन्होंने कहा जी, usually you try and enter into those markets where the growth rate is high. So the entry point, पहला बॉक्स जिसमें नए बिजनेसेस दाखिल होते हैं, that is called, BCG ने उसका नाम रखा question marks. बाज बुक्स में आपको इस बॉक्स का नाम प्रॉब्लम चाइल्ड भी दिखेगा, बट हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स का टर्म यूज करेंगे। Why do we call these businesses question marks? Because ये एक बड़ी टेम्परेरी से फेज में होते हैं, where they have a small market share in a rapidly growing market, which means that there is a lot of opportunity. If they try hard, if they go in the right direction, there is a possibility of getting a good serious market share. However, right now they don't have that. So there is this possibility कि वो बेहतर हो जाएं और अपना मार्केट शेयर इंप्रूव कर लें। At the same time there is this possibility कि वो ऐसा ना कर सके। अगर ऐसा नहीं हुआ और आप मार्केट शेयर गेन नहीं कर सके तो ऐसे बिजनेसेस से कॉर्पोरेट पेरेंट्स डाइवेस्ट कर लेते हैं और ये बिजनेस जो है ये फिर बाहर हो जाते हैं अपने पोर्टफोलियो से। Whenever we have a problem child or whenever we have a question mark business, we need to invest money in that. इसको आपको पैसे खिलाने पड़ेंगे, इस पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी स्टेज पे इस वक्त मौजूद है और जब तक आप इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे आप इसमें मार्केट शेयर गेन नहीं कर सकेंगे। If you have successfully been able to improve your market share, you will move towards the left quadrant, and ये वो सिचुएशन है जहां आप एक हाई ग्रोइंग मार्केट में
रैपिडली ग्रोइंग मार्केट में आप हाई मार्केट शेयर लेके बैठे होंगे। सच बिजनेसेस आर कॉल्ड स्टार्स। इनको स्टार क्यों कहते हैं? बिकॉज ये एक ग्रोइंग मार्केट में स्ट्रॉन्ग पोजीशन की निशानदेही कर रहे होते हैं। मैं अभी आपको इनकी एग्जांपल्स भी दूंगा, डोंट वरी। और ऐसे बिजनेसेस जो स्टार होते हैं, दे स्टिल नीड अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इस लेवल पे कंपटीशन बहुत होता है। हाउएवर ये बड़ा पोटेंशियल रखते हैं, स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल रखते हैं बाद में एट अ लेटर स्टेज कैश जनरेटर बनने का। कैश जनरेटर्स क्या हैं? जो इसके नीचे वाला क्वाड्रेंट है, कि यूं समझिए कोई भी मार्केट जब कुछ अरसे तक फास्ट रैपिड ग्रोथ में रहती है तो अल्टीमेटली उसकी ग्रोथ रेट फिर कम होनी शुरू हो जाती है। पाकिस्तान में सेलफोन इंडस्ट्री की एग्जांपल लीजिए। पाकिस्तान में सेलफोन इंडस्ट्री 96-97 से ग्रो करना शुरू हुई। शुरू में भी थी लेकिन बहुत इंट्रोडक्टरी स्टेज थी, और 2007-8 तक देयर वाज अ रैपिड ग्रोथ सीन इन द होल मार्केट। सेलफोन्स भी बिक रहे थे, सेलफोन की सर्विसेज भी बिक रही थी, एंड ऑल रिलेटेड इंडस्ट्रीज वर रैपिडली ग्रोइंग। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि फिर अब आके सेल्स मैच्योर होने लगी। क्यों? क्योंकि एवरी अदर पाकिस्तानी दैट वी नो हैज मोर देन वन मोबाइल्स नाउ, राइट? तो जो सेल्स, जो नए कस्टमर आने का जो क्वांटम था वो कम होना शुरू हो गया। ये वो टाइम होता है जब मार्केट का ग्रोथ रेट, दैट इज द वर्टिकल एक्सेस, वो नीचे की तरफ आ जाता है। जो अगर आप अपने ग्राफ पे देखें तो अब क्या होगा कि जो बिजनेसेस आपके स्टार बने हुए हैं वो स्टार से मूव करेंगे और नीचे वाले क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, जिसको हमने कहा हुआ है कैश काउ। कैश काउ को कैश काउ क्यों कहते हैं? एक रीजन तो ये है कि बीसीजी ने इसको कैश काउ नाम रख दिया इसलिए कहते हैं, लेकिन कोई वजह होगी कि वो इसको कैश काउ कहते हैं। The simple reason is that these are the businesses in the portfolio of a company which are actual cash generators. ये वो बिजनेसेस हैं जिनको इन्वेस्टमेंट कम चाहिए होती है और ये आउटपुट ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। क्यों? क्योंकि इनका आप देखें, अगर अपने ग्राफ पे देखें तो इनका मार्केट शेयर हाई है, बट ये एक रिलेटिवली लेस कॉम्पिटिटिव मार्केट में है क्योंकि मार्केट का ग्रोथ रेट स्लो हो गया है। ऐसे बिजनेसेस को, अजम्पशन ये है कि ऐसे बिजनेसेस को आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता टू मेंटेन और टू ग्रो योर मार्केट शेयर। इसके एक राइट साइड पे एक क्वाड्रेंट और है जिसके ऊपर एक फैमिलियर सा एनिमल बना हुआ है और उसका नाम है डॉग। डॉग इज अ सिचुएशन जहां कोई बिजनेस ऐसी कंडीशन में आ जाए वेयर द मार्केट इज नॉट ग्रोइंग क्विकली, इट्स अ स्लो मूविंग मार्केट एंड यू डू नॉट हैव अ बिग मार्केट शेयर, यू हैव अ वेरी स्मॉल मार्केट शेयर। ऐसी कंडीशन को कहते हैं हम, ऐसा अगर ऐसे कोई बिजनेसेस आपके हो तो हम उनको कहते हैं डॉग। डॉग एक ऐसी कंडीशन है जिन बिजनेसेस पे आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, यू डोंट वांट योर कैश काउ टू सपोर्ट द डॉग्स, एंड यूजुअली ऑर्गेनाइजेशंस इससे डाइवेस्ट करती हैं। बट इन सम सिनेरियोज हम ऐसा भी देखते हैं कि कुछ कंपनीज डॉग को मेंटेन भी करती हैं। नाउ आइए इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अगर हम रैकेट बैंकीजर की बात करें, अच्छा मैं आपको ये यहाँ पे क्लियर कर दूं, ये जो भी मैं अभी आपको एग्जांपल्स दूंगा ये मेरी पर्सनल ओपिनियंस हैं और टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज दीज आर based on the right facts and figures, and there is a possibility of someone feeling that there might be a slight difference in that. So now if we talk about रैकेट बैंकीजर की एक प्रोडक्ट है जिसको हम कहते हैं डिटॉल लिक्विड। वो जो शेव बनाने के लिए और जख्म पे लगाने के लिए और हर किस्म, सिर्फ खाने में नहीं डालते, बाकी हर जगह लगा देते हैं उसको। थोड़े दिन में शायद हमारी अम्मियाँ और बेगमात उसमें भी डालने लगे। However, डेटॉल इज अ प्रोडक्ट जिसको वो अगर ज्यादा मार्केट ना भी करें तो इट्स सेलिंग। पाकिस्तान के हर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास हाउस होल्ड में आपको डेटॉल का नाम और डेटॉल की प्रेजेंस आपको नजर आएगी एज एन एंटीबैक्टीरियल। अब अगर आप क्या समझते हैं, लोग डेटॉल का एड देख के उसकी एडवर्टाइजिंग से कन्विंस होके जाके वो शीशी खरीदते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। इट्स नॉट अ वेरी seriously rapidly growing market that they are in. However, they are a sort of a monopoly in that. उनका कोई इसमें serious competition कोई है ही नहीं, अगर कोई छोटा मोटा हो तो हो। Now, रैकेट बैंकीजर के लिए डेटॉल is a cash cow. डेटॉल का वो जो लिक्विड है,
बट देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी कि आपकी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का कोई रिप्लेसमेंट आ जाए. हो सकता है कल को कोई और कंपनी इसी जैसी कोई इससे ज्यादा इफेक्टिव चीज बना दे. सो डेटॉल, knowing this fact that they have a cash cow, they have a monopoly in that particular market segment, they still work on improving the product lines. उन्होंने क्या किया, उन्होंने आज से कुछ साल पहले एक डेटॉल सोप इंट्रोड्यूस कराया, काफी साल हो गए इसको, और फिर एंटी बैक्टीरियल मार्केट में अब अच्छा खासा वो compete कर रहे हैं. लेकिन उनका जो सोप है वो अभी भी एज ऑफ टुडे कैश काउ नहीं बन सका. व्हाई? बिकॉज अभी इस वक्त एंटीबैक्टीरियल सोप की जो मार्केट है इट्स रैपिडली ग्रोइंग. अभी नए लोग आ रहे हैं जो ब्यूटी सोप्स को छोड़ के वो कीटाणु से हिफाजत के लिए एंटीबैक्टीरियल सोप पे जा रहे हैं. और उसमें लाइफ बॉय इज देयर ऑब्वियसली, सेफगार्ड इज देयर एज वेल, बट डेटॉल इज मेकिंग इट्स वे एज वेल. सो in my opinion, Dettol soap is a star in their portfolio. लेकिन डेटॉल यहां पे रुक नहीं गया. डेटॉल ने ये नहीं कहा कि अच्छा भाई 2 प्रोडक्ट्स हो गए, बहुत है, काफी है. उन्होंने अभी एक नई प्रोडक्ट क्वेश्चन मार्क स्टेज में भी डाल दी है. अगर आप एडवर्टाइजिंग देखते हो तो आपने नोट किया होगा एक डेटॉल लिक्विड आया है विच इज एक्चुअली अ रिप्लेसमेंट ऑफ फिनाइल. और उसमें बेसिकली वो क्या कह रहे हैं कि वो जो फिनाइल की स्मेल होती है और वो जो उसकी एक थोड़ी सी एक्रिड सी स्मेल होती है चुभने वाली, उसको उन्होंने कम किया है और बड़ी प्लेजेंट स्मेल का एक एंटीबैक्टीरियल लिक्विड बना दिया जो मॉपिंग के लिए यूज होता है. ये प्रोडक्ट एक ग्रोइंग मार्केट में छोटा शेयर रखती है अभी एज ऑफ टुडे, बट विद अ गुड मार्केटिंग पुश रैकेट मेरा ख्याल है ये समझता है कि आने वाले टाइम में दिस विल मूव इनटू दिस स्टार क्वाड्रेंट. आइए अब बात करते हैं किसी डॉग की. वेल, आपने बहुत सारे डॉग्स देखे होंगे, सुने होंगे, बहुत सारे डॉग के लतीफे भी हम सुनते रहते हैं. हाउएवर, इन प्रैक्टिकल सिनेरियो, इन माय पर्सनल ओपिनियन, यूनिलीवर के पोर्टफोलियो पे अगर आप जाएं तो उनका maybe close-up is a dog, has become a dog. क्यों? Because close-up की जो presence है उसका market share अब बहुत slow है, बहुत low है. They do not have a significant market share. They have lost to Colgate, they have lost to a number of other toothpaste. और सिर्फ reason क्या है? आप ये सोच रहे होंगे कि अगर वो डॉग है तो उससे डाइवेस्ट क्यों नहीं करता यूनिलीवर. रीजन सिर्फ ये है कि अगर यूनिलीवर पाकिस्तान क्लोजअप से डाइवेस्ट कर जाए तो प्रॉबली वो एक कैटेगरी छोड़ देगा, फिर उसकी टूथपेस्ट कैटेगरी में कोई प्रेजेंस ही नहीं होगी. सो दे आर मेंटेनिंग अ डॉग एज लॉन्ग एज इट इज मेकिंग सम मनी एंड अपना खर्चा खुद उठा रहा है, वो क्लोजअप को चला रहे हैं, ड्रैग कर रहे हैं. फॉर हाउ लॉन्ग दैट वी डोंट नो. सो ऑर्गेनाइजेशंस हैव देयर ओन पोर्टफोलियोज और उसमें वो हर वक्त ये देखते रहते हैं कि हमारी कौन सी प्रोडक्ट्स इस वक्त कैश काउ हैं, एंड देन दे एंटिसिपेट दैट फॉर हाउ लॉन्ग दिस विल रिमेन अ कैश काउ. बिकॉज कैश काउ से जो कैश सरप्लस कैश होगा दैट विल बी इंजेक्टेड टू स्टार्स, दैट विल बी इंजेक्टेड टूवर्ड्स क्वेश्चन मार्क्स. प्लीज रिमेंबर, जो आपके क्वेश्चन मार्क्स और स्टार्स हैं दे आर नॉट प्रॉफिटेबल वेंचर्स, यानी अभी उनको मजीद इन्वेस्टमेंट की जरूरत है. एंड डॉग्स को इन एनी केस कोई भी कोशिश की जाती है कि डॉग्स के ऊपर पैसे खर्च कम से कम किए जाएं या ना किए जाएं तो बेहतर है. Now, BCG metrics has its own presence. आप दुनिया में किसी भी बिजनेस स्टूडेंट से बात करें, यू टॉक टू एनीवन एंड दे नो दीज टर्म्स. कैश काउ, आप कभी आर्टिकल्स पढ़ें आपको उसमें कैश काउस का जिक्र मिलेगा. ये एक जेनेरिक सा मॉडल बन गया है और इसका आपको बहुत तस्करा दिखेगा आर्टिकल्स में, वेबसाइट्स पे, इधर उधर. हाउएवर, BCG metrics has its own weaknesses as well. क्या क्या है? जब जब इसके ऊपर डिस्कशन शुरू हुआ तो इसके अंदर प्रॉब्लम्स भी आइडेंटिफाई की गई और इसके ऊपर सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ये हुआ दैट इट इज टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ओनली 2 फैक्टर्स. देयर आर ओनली 2 वेरिएबल्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच यू आर डिसाइडिंग whether a business should be considered as a dog or a cash cow or a star or a question mark. क्या क्या है? एक मार्केट शेयर और दूसरा मार्केट ग्रोथ.
बाकी फैक्टर्स कहाँ गए? What about the financials? What about the technology? What about the economic circumstances and so on and so forth? So हमने कहा कि अगर देखा जाए तो ये इसकी एक बड़ी स्ट्रांग वीकनेस है कि हम सिर्फ दो वेरिएबल्स पे बेस करके अपना पोर्टफोलियो डिसाइड कर रहे हैं। दूसरी चीज इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट हमें नजर आई, जिसके ऊपर काफी क्रिटिसिज्म है, वो ये है कि हमें इसमें ये दिखता है कि as long as a business has a large market share, it is considered to be profitable. It is supposed to be worth keeping strategic business unit. However, क्या ऐसा मुमकिन है? क्या आप सोच सकते हैं कोई ऐसी सिचुएशन मुमकिन है where you have small market share and you are still very profitable? Can you think of any such example? Let me give you one. हमने चैप्टर 5 में कहीं पीछे बात की थी कि अगर आप फोकस डिफरेंशिएशन प्लेयर हैं, याद कीजिए फेरारी की एग्जांपल, याद कीजिए रोल्स रॉयस की एग्जांपल, अगर आप एक फेरारी बनाने वाली कंपनी हैं तो आपका मार्केट शेयर कभी भी बड़ा नहीं होगा। Why? Because you don't want a big market share. You are a focused differentiation player. And as a focused differentiated player, आपका मार्केट शेयर हमेशा छोटा रहेगा। So क्या स्लो मूविंग मार्केट में आपकी प्रोडक्ट डॉग कहलाएगी? एज पर बीसीजी मैट्रिक्स, यस। तो क्या फेरारी को बंद कर दिया जाए? क्वेश्चन मार्क। सो मतलब यह है कि इस बीसीजी मैट्रिक्स ने हमें बड़ी अच्छी गाइडलाइन दी, बीसीजी मैट्रिक्स ने हमें बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म दे दिया पोर्टफोलियो एनालिसिस के लिए, लेकिन इसके अंदर अपने कुछ मसाइल हैं जिसको के कवर किया जाना जरूरी है। इसी तरह से बीसीजी मैट्रिक्स का एक और इम्पॉर्टेंट जो वीक एरिया है वो ये है कि लगता है ऐसा है कि ऑल डॉग्स शुड बी डाइवेस्टेड। अगर कोई बिजनेस यूनिट आपका डॉग बन गया है तो रिकमेंडेशन ये है कि उससे आप जान छुड़ा लें, उसको आप खत्म कर दें उस बिजनेस को। बट इन सम केसेस किसी पर्टिकुलर मार्केट या किसी पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट में आपकी प्रेजेंस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। हो सकता है कि आप किसी नीश मार्केट के प्लेयर हो, आप ना हो फोकस डिफरेंशिएशन पे, आपने कोई छोटा सा मार्केट सेगमेंट पकड़ा हो जो प्रॉफिटेबल हो। फॉर एग्जांपल आपने कहा जी हम शैम्पूज बनाते हैं, हाँ हम साबुन बनाते हैं, और साबुन में हम कोई स्पेसिफिक मेडिकेटेड साबुन बनाते हैं जो कुछ स्पेशल स्किन डिजीज के लोग यूज करते हैं। अब आप पूरी मार्केट को तो टारगेट ही नहीं कर रहा है, यू आर टारगेटिंग मे बी 1% ऑफ द होल मार्केट, बट यू आर सेलिंग एट अ हाई प्राइस, so you must be making a lot of money out of that product. So even with a small market share where you on the metrics you may appear to be a dog, you are still making a lot of money. So that doesn't make sense कि अगर कहा जाए कि जी all dogs must be divested. And इसी वजह से हमने कहा कि BCG मैट्रिक्स हमें अच्छा गाइडलाइन तो देता है, लेकिन इसमें कुछ इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, और इसी वजह से कुछ नए मैट्रिसेस इसके बाद एक्सप्लोर किए गए और कुछ नए पोर्टफोलियो एनालिसिस टूल्स डेवलप किए गए। उस पे हम अब इसके आगे डिस्कस करते हैं। For portfolio analysis, we discussed the BCG matrix with its weaknesses. However, BCG matrix remains one of the basic tool. उसको improve करने के लिए कुछ और लोगों ने रिसर्च की और उसमें एक नई मैट्रिक्स डेवलप हुई जिसको हम कहते हैं डायरेक्शनल पॉलिसी मैट्रिक्स। अगर आप याद करें, हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया बीसीजी मैट्रिक्स की मेजर वीकनेसेस, जिसमें हमने कहा कि द बेसिक इशू इज दैट वी आर फोकसिंग ऑन ओनली टू वेरिएबल्स, द मार्केट शेयर एंड द मार्केट ग्रोथ। इस चीज को कवर करने के लिए हमने जो डायरेक्शनल पॉलिसी मैट्रिक्स जब डेवलप की तो इसमें दो से ज्यादा वेरिएबल्स को कवर करने की कोशिश की गई। इसमें हमने वर्टिकल एक्सिस अगर आप देखें तो इसके ऊपर हमने रखा कंपनीज कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटीज, यानी किस तरह से कंपनी के पास वो क्या स्ट्रेंथ्स है, वो उसकी क्या फीचर्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो उसको मार्केट के साथ कंपीट करने का कैपेबल बनाते हैं। सो
for a particular business, for a particular strategic business unit, you will either be strong in a competitive manner, you will either be average or weak. इसी तरह से on the x-axis we have the business sector prospects. ये क्या है? ये basically market वाली side है, ये external part है कि जिस market में वो business operate कर रहा है, क्या वो market attractive है, या वो average सी market है, या फिर वो एक unattractive market है. अब ये हम determine कैसे करेंगे? यानी अगर हम कह रहे हैं कि कंपनी की strategic capability की बात हो रही है, तो strategic capability में included क्या क्या है? Let's take a detailed look at that, because अब उस फैक्टर को जो हमने BCG की वीकनेस डिस्कस की थी उसको यहां कवर किया गया है by including a large number of variables on both the axes. So when we are talking about the competitive capability of an organization, ये कोई एक फैक्टर नहीं है, इसके अंदर उस कंपनी का मार्केट शेयर भी इंक्लूडेड है, उसकी टेक्नोलॉजिकल पोजीशन भी इंक्लूडेड है, यानी इन कंपैरिजन विद द रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री व्हाट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी डू दे हैव. इसमें उनकी ह्यूमन रिसोर्स भी इंक्लूडेड है, यानी वेदर दे हैव गुड क्वालिटी पीपल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल और ऑर्डिनरी पीपल, दिस मैटर्स टू. सो इसी तरह से उनकी प्रोडक्शन प्रोसेसेस कैसे हैं, क्या उनके पास फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन है या नहीं है, डू दे हैव द कैपेसिटी टू गो फॉर हायर लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन और थिंग्स ऑफ दैट सॉर्ट. इसी तरह से उनकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है. ये सारी चीजें मिलके उसकी कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटी डिटरमाइन करती हैं. सो इट्स नॉट ओनली वन, इट्स नॉट ओनली मार्केट शेयर जैसे BCG में था, इट्स अ होस्ट ऑफ फैक्टर्स, होस्ट ऑफ वेरिएबल्स विद द हेल्प ऑफ व्हिच यू डिटरमाइन whether a company has the strong or weak or average competitive capability. इसी तरह से on the other axis we have the business sector prospects. इसमें क्या क्या शामिल है, यानी ये अब हम external factors की बात कर रहे हैं. External factor में again we'll take a look at the market growth rate, कि क्या market वही 10% या 12% के रेट से ग्रो कर रही है या स्लो ग्रो कर रही है. उसमें कंपटीशन कितना है, इज दिस अ हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट या कंपटीशन कम है, ग्रोथ ज्यादा है, डिपेंड करेगा मार्केट पे. टेक्नोलॉजी कैसी है, क्या बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, क्या टेक्नोलॉजी कॉन्स्टेंटली अपडेट हो रही है या स्टेबल टेक्नोलॉजी है. इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है, क्या इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द कंट्री या इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द रीजन, वेदर दे आर सपोर्टिंग फॉर दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिजनेस और नॉट. इसी तरह से विल ऑल्सो टेक अ लुक एट द गवर्नमेंट and its support, whether it is supporting that industry or not. क्योंकि ऐसा होता है that certain industries have some kind of a subsidy or support from the government. अगर ऐसा है तो it makes the market attractive. अगर ऐसा नहीं है और sometimes कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जैसे टोबैको इंडस्ट्री है, उसको गवर्नमेंट से हमेशा मसाइल का ही सामना करना पड़ता है. क्यों? क्योंकि it has its own reasons. So क्या गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करती है या नहीं, ये एक और फैक्टर है. इसी तरह से जियोग्राफिक लोकेशन, बिकॉज जियोग्राफी ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री suitable or unviable. If you are, let's say, if you are into exports and you are placed in a city or town which is far away from your port, तो आपकी geographic location will become a problem for you. Why? Because आपका जो फ्रेट होगा, जो हमने, अगर आप याद कीजिए, हमने वैल्यू चेन एनालिसिस में अपना एक आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स की बात की थी. सो वो जो आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स होंगे दैट विल मेक थिंग्स अ बिट डिफिकल्ट फॉर यू. सो जियोग्राफिक लोकेशन की क्या सूरत हाल है, क्या वो सूट करती है या इट इज गोइंग अगेंस्ट यू. एंड फाइनली, क्या सोसाइटी में मौजूद जो सोशल एलिमेंट्स हैं या जो लाइफ स्टाइल्स हैं, आर दे रियली सपोर्टिंग योर बिजनेस और आर दे गोइंग अगेंस्ट योर बिजनेस. सो अब अगर हम वापस उस मैट्रिक्स को देखें तो हमने y एक्सिस और x एक्सिस पे मौजूद दोनों, यानी स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटी को ले लें या हम कॉम्पिटिटिव बिजनेस के जो सेक्टर प्रोस्पेक्ट्स हैं उसको ले लें, दोनों को हमने कई वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड करके कैलकुलेट किया. अब क्या होगा कि अब आप जो भी, अब आपके पास जो, अगर आप इस मैट्रिक्स को देखें तो इट्स नॉट अ 2x2 मैट्रिक्स, it's a 3x3 matrix that has 9 boxes in it. So if we start from the top right corner where the business sector prospects are attractive, however your position is weak. अगर आपके कोई businesses इस कोने में आते हैं तो आपको इसमें, आपके पास options क्या हैं? आपके पास दो options हैं. Either अगर आप देखें तो उसमें लिखा हुआ है double or quit.
which means that either you improve dramatically so that अपनी weak area को आप बेहतर कर सके, या आप इसको बाय बाय कर दे, because otherwise आपका survival नहीं होगा. It's an attractive market, there will be a lot of competition or there will be a lot of competition coming in, so आप उसमें survive नहीं कर सकते without taking it seriously. इसी तरह से अगर आप top left corner पे जाएं, so you are having a weak position, at the same time the business sector is not attractive too, it's unattractive. So unattractive market and you are weak too, it's more like a dog situation, so you should better quit. इसमें रहने का कोई इस quadrant में जो business आ रहे हैं आपके, उनको बेहतर है कि आप divest कर लें. अगर आप इससे नीचे वाले top left corner में आ जाएं, तो वो है unattractive market with a strong competitive capability. ये probably equivalent है कैश काउ का, जो हमने BCG मैट्रिक्स में डिस्कस किया था, बिकॉज ये वो मार्केट है, क्योंकि ये मार्केट अनअट्रैक्टिव हो चुकी है, तो इसमें probably नए प्लेयर्स नहीं आएंगे. तो आपका अगर मेजर मार्केट शेयर है, यू आर स्ट्रांग इन दिस मार्केट, तो आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं, एंड यू कैन मेक मनी आउट ऑफ इट एज वेल. सो मोस्ट प्राउडली ये जो लेफ्ट वाला नीचे का कॉर्नर है, ये कैश जनरेशन बिजनेसेस हैं, एंड यू शुड मेंटेन दीज. इसी तरह से अगर आप राइट बॉटम कॉर्नर पे चले जाएं, तो यहाँ पे आप एक अट्रैक्टिव मार्केट में स्ट्रॉन्ग लीडर के तौर पे मौजूद हैं. So with the help of this directional policy matrix, we will be in a position to better judge, better analyze our portfolio, and it will be based on more realistic assumptions. क्योंकि अगर हम BCG से कंपेयर करें, तो अब हम ज्यादा वेरिएबल्स को कंसिडर करके अपना पोर्टफोलियो एनालिसिस कर रहे हैं. So once the directional policy matrix became clear and we became familiar with that, तो फिर इसको मजीद इम्प्रूव किया गया, और उसके लिए जनरल इलेक्ट्रिक, शेल और मैकेंजी कंसल्टिंग, इन्होंने मिलके एक उसका बेहतर वर्जन प्रोड्यूस कर दिया. अगेन एक्स और वाई एक्सिस पे उसी तरह से इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स लिए गए हैं. जैसे हमने इससे पिछले डायरेक्शनल पॉलिसी मैट्रिक्स में देखा था कि हम उसमें एक साइड पे अपने जो बिजनेस सेक्टर प्रोस्पेक्ट्स हैं, यानी जो एक्सटर्नल साइड है वो देख रहे थे, और एक साइड पे हम अपनी कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटीज देख रहे थे, विच इज इंटरनल. इसी तरह से इस मैट्रिक्स में भी यही किया गया. फर्क सिर्फ ये है कि यहाँ पे आपकी इंटरनल स्ट्रेंथ या जो बिजनेस स्ट्रेंथ है उसको एक्स एक्सिस पे ले लिया है, और वाई एक्सिस पे हमने इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस को ले लिया. लेकिन जो मेजर डिफरेंस है दैट यू कैन ऑब्जर्व ऑन योर स्क्रीन एज वेल, वो ये है कि यहाँ पे अब फैक्टर्स या वेरिएबल्स दो नहीं है. नाउ वी हैव 4 वेरिएबल्स इन एक्शन एट द सेम टाइम ऑन वन ग्राफ. 3 डायमेंशंस के बगैर ये करना बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि ये कैसे हो रहा है. अब हम क्या करेंगे कि जैसे बिजनेस स्ट्रेंथ के लिए हमने डायरेक्शनल पॉलिसी मैट्रिक्स में डिस्कस किया था कि हम उसमें अपनी मार्केट शेयर्स, अपने पीपल, अपनी इंडस्ट्री की, अपनी टेक्नोलॉजी, हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस, वो सारे वेरिएबल्स हमने बिजनेस स्ट्रेंथ में ले लिए, और उसके हिसाब से हम किसी बिजनेस में स्ट्रांग होंगे, किसी बिजनेस में वीक होंगे, कहीं हम एवरेज पे होंगे, मीडियम होंगे. जो हमारा इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस वाली साइड है, उसमें हमने वही फैक्टर्स फिर से ले लिए. मार्केट किस स्पीड से ग्रो कर रही है, टेक्नोलॉजी कैसी है, सरकार की सपोर्ट है नहीं है, सोशल फैक्टर्स क्या है, इकोनॉमिक सपोर्ट है या नहीं, एंड सो ऑन सो फोर्थ. वो तो 2 वेरिएबल्स, 2 एलिमेंट्स वैसे के वैसे ही हैं. एडिशनल एलिमेंट्स क्या हैं इसमें? अगर आप इसमें देखें, आपको मुख्तलिफ जगहों पे सर्कल्स दिखेंगे. ये सर्कल्स बेसिकली आपके बिजनेसेस हैं. यानी अगर आप जो आपको अभी डायग्राम दिख रही है इसको फॉलो करें, तो इस पे 4 सर्कल्स दिख रहे हैं आपको, और ये चारों मुख्तलिफ जगहों पे प्लॉटेड हैं. लेकिन इन चारों सर्कल्स के अगर आप डाया देखें या इसका रेडियस देखें, तो वो अलग अलग है, मुख्तलिफ है. कोई सर्कल बड़ा है, कोई छोटा है. ये जो सर्कल का डाया है, ये डायामीटर जो है इसका, ये इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन है टू द मार्केट साइज. यानी अब आप एक नजर में ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इन चारों बिजनेसेस में से कौन सा बिजनेस की मार्केट बड़ी है. इसके अंदर मजीद इस सर्कल के अंदर देखें तो आपको एक पाई भी नजर आ रही होगी. हर सर्कल के अंदर जो पाई है, जो छोटा एक पोर्शन दिख रहा है, ये वो है जो आपका मार्केट शेयर है उस मार्केट में. सो फॉर एग्जांपल, अगर एक बड़ा सर्कल है जो आपको डायग्राम में दिख रहा है,
तो इसका मतलब है ये वो बिजनेस है आपका जिसका मार्केट बड़ी है और इसका आपने लेट से 25% शेयर ले रखा है, कंपेयर टू अनदर बिजनेस जो इससे ऊपर दिख रहा है आपको, जिसका डाया छोटा है, यानी वो छोटी मार्केट है और उसका 25% शेयर भी आपके पास है। सो इट्स इजियर फॉर द मैनेजमेंट टू डिसाइड कि कौन सा बिजनेस हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा अट्रैक्टिव या ज्यादा एसेंशियल है। सो इन दिस मार्केट अट्रैक्टिवनेस और SBU स्ट्रेंथ मैट्रिक्स जो कि GE, मैकेंजी और शेल ने मिलकर बनाया, येट अगेन हमें हेल्प मिल रही है इन आइडेंटिफाइंग द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस और द पोटेंशियल दैट वी हैव फॉर अ पर्टिकुलर बिजनेस और फॉर द सेट ऑफ बिजनेसेस दैट वी हैव। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखिए इस मैट्रिक्स के थ्रू द मैनेजमेंट गेट्स दिस आइडिया इन जस्ट वन शॉट दैट वेयर देयर बिजनेसेस आर एंड व्हाट आर द पॉसिबल एक्शंस दैट दे कैन टेक। अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखिए जो आपको इस वक्त स्क्रीन पे दिख रही है, हम इसमें वर्टिकल अपने एक बिजनेस को वर्टिकली मूव नहीं करा सकते। Why? Because on the vertical axis you have industry attractiveness, and by the way industry attractiveness is an external factor, is a set of external factors. You cannot change the external factors. आप क्या control कर सकते हैं? What are the things that you can change? You can change your own technology, you can change your own people, you can change your own production processes and so on and so forth. So the possible direction in which these businesses can go is horizontal. So a business which is maybe at the weaker side can move towards medium or stronger side. A business which is in the medium range can improve and go in the stronger side and so on and so forth. So what management does when they are presented with this kind of a matrix, they identify कि इनमें से कौन से वाले SBU को उन्होंने अगले कुछ सालों में किस जगह तक लेके जाना है, and then they decide and allocate resources for such kind of ventures. So as a matter of choice उनके पास ये आइडिया क्लियर हो जाता है कि किस बिजनेस पे कितनी इन्वेस्टमेंट, कितने रिसोर्स एलोकेट उन्होंने मजीद करने हैं और उससे अल्टीमेट रिजल्ट उन्हें क्या मिलेगा। अब हम चलते हैं एक जरा सरकारी खाते की तरफ। अभी तक जो हम पोर्टफोलियो एनालिसिस की बात कर रहे थे, वी वर टॉकिंग अबाउट द the business portfolios that organizations usually maintain and their SBUs that usually have this. जब आप किसी भी सरकार की बात करते हैं, किसी गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो गवर्नमेंट also has a number of projects. ये प्रोजेक्ट हेल्थ के भी हो सकते हैं, ये प्रोजेक्ट रोड्स के भी हो सकते हैं, and these can be related to space technology, these can be related to defense and so on and so forth. अब the government has to decide that out of the given resources that they have, जो भी उनको tax payers income है, जो भी उनको inputs मिल रहे हैं, उसको वो किन projects पे जाके allocate करेगी। With the help of the public sector portfolio matrix, we can identify the basis on which governments should decide. हमारे मैं कमेंट नहीं कर सकता कि हमारे यहाँ कैसे डिसाइड होते हैं प्रोजेक्ट्स, बट दिस गिव्स अस द बेसिस ऑन विच गवर्नमेंट शुड डिसाइड कि कौन से प्रोजेक्ट्स करने चाहिए और कौन से प्रोजेक्ट्स को बैकडोर इशू बना देना चाहिए। इस मैट्रिक्स पे अगर आप देखें तो ऑन द एक्स एक्सिस वी हैव वैल्यू फॉर मनी। वैल्यू फॉर मनी का मतलब है कि अगर आप यूं समझें कि अगर आप एक 5 रुपए वाला बॉल पॉइंट है, अगर वो आपसे कहा जाए कि ये 50 रुपए का मिलेगा आपको, तो आप कहेंगे यार 50 रुपए की चीज तो नहीं है। Why will you say that? Because the utility that you are expecting out of it, जो उससे आपको जो फायदा मिलेगा वो आपके हिसाब से उसकी वैल्यू 5 रुपए से ज्यादा नहीं है। So you won't be ready to pay more than 5 rupees. इसी तरह से, लेकिन अगर आप 5 रुपए दें और आपको 5 रुपए जैसे ही उसका आउटपुट मिल जाए तो आप कहेंगे कि वाओ, जितने पैसे मैंने खर्च किए मुझे उतना रिटर्न मिल गया, आई एम हैप्पी। सो वैल्यू फॉर मनी कुछ प्रोजेक्ट्स में हाई होता है, यानी जितने पैसे लगाए जाते हैं उसका रिटर्न भी अच्छा मिलता है, और कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें पैसे लगते तो हैं लेकिन उनका रिटर्न ज़्यादा अच्छा नहीं होता। वो सरकार के प्रोजेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें कुछ उतने पैसे जितने खर्च होते हैं उतने वापस नहीं आते। ऑन द वाई एक्सिस वी हैव द पब्लिक नीड। पब्लिक नीड क्या है कि कुछ चीज़ें हैं जिनकी लोगों को ज़रूरत ज़्यादा है, जिनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा शदीद है, या अगर हम यूँ कह लें कि लोगों को, अगर हम अपने मुल्क की बात करें
तो प्रॉबेबली हमें साफ पानी की जरूरत कहीं ज्यादा है एज कंपेयर टू पार्क्स के। अगर आप कंपैरिजन में देखें तो लोगों से अगर आप पूछें तो कहेंगे भाई आप पार्क्स भले बंद कर दें लेकिन हमें पानी की सप्लाई सही कर दें या हमारा बिजली का मसला हल कर दें, राइट? सो नीड किस चीज की ज्यादा है? जिन चीजों की नीड ज्यादा है वो उनको हायर साइड पर रखा गया है ऑफ द क्वाड्रेंट, और जो लो है नीड उनको नीचे रखा गया है। तो ये अगेन 2x2 का एक मैट्रिक्स बन रहा है। अगर आप इसमें राइट हैंड बॉटम कॉर्नर पे जाएं तो आपको वहां ये वो कॉम्बिनेशन है जहां पे वैल्यू फॉर मनी भी कम है, यानी अगर आप सरकार इन प्रोजेक्ट्स पे पैसे लगाएगी तो उससे रिटर्न भी कम आएगा, और पब्लिक की नीड भी कोई खास नहीं है। इस किस्म के जितने प्रोजेक्ट्स हों जिनमें जो इस क्वाड्रेंट में आए उनको बैकडोर इश्यूज कहा जाता है और कहा जाता है कि इनको डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में पिछली सरकार के सारे प्रोजेक्ट इस क्वाड्रेंट में डाल दिए जाते हैं इसलिए कि वो बैकडोर इश्यूज बन जाते हैं। सो इफ यू लुक टुवर्ड्स द लेफ्ट बॉटम कॉर्नर, यहाँ पे वैल्यू फॉर मनी तो हाई है बट द पब्लिक नीड इज नॉट दैट हाई, इट्स लो। बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं। मे भी हम कहें कि जी हम कराची में एक डिज्नीलैंड बनाएंगे, राइट? कोई बड़ा पार्क बनाएंगे जिससे अच्छा खासा बिजनेस भी जनरेट होगा एंड यू नो पीपल विल गेट सम some facilities to go there and enjoy their time and all that. But for sure there'll be, you can get some money out of it, but the need part is low here. Such projects are called golden fleece. The public sector stars are the projects जहाँ पे value for money तो high है but at the same time public need भी high है। अब ये कोई health related projects हो सकते हैं, कुछ areas में हमारे पास health care का system नहीं है, वहाँ पे अगर आप invest करें वहाँ से आपको जो return मिल सकता है वो भी ठीक है, but at the same time आपका जो public need है वो ठीक ठाक high है। जो political hot box हैं ये वो प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनमें रिटर्न नहीं होता लेकिन पब्लिक नीड बहुत हाई होती है। अब इसकी एग्जांपल्स सीवरेज सिस्टम है। आपके शहर में जब सीवरेज सिस्टम डलता है तो उस पर जितना खर्चा होता है उतना उसका रिटर्न नहीं होता, लेकिन उसके बगैर यू कैन नॉट लिव इन अ टाउन, राइट? इसी तरह से जो फ्री हेल्थ केयर वाली जो फैसिलिटीज हैं, जो सरकार के अस्पताल हैं, जो सरकार के स्कूल्स हैं, उनसे सरकार को रिटर्न एज सच नहीं मिलता, यानी उनमें जितना खर्चा होता है उतनी उससे फीस या उससे रेवेन्यू जनरेट नहीं होता। सो ये वो इश्यूज होते हैं या ये वो प्रोजेक्ट्स होते हैं जिन पे सरकार अगर पैसे खर्च करती है तो उसके ऊपर बाज़ औक़ात क्रिटिसिज्म भी होता है, लेकिन टू मीट द पब्लिक रिक्वायरमेंट्स, टू मीट द पब्लिक नीड्स, गवर्नमेंट्स हैव टू गो फॉर सम पॉलिटिकल हॉट बॉक्सेस एज वेल। सो अगर हम एक फॉर्मल तरीके से किसी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को एनालाइज करना चाहें तो उसके लिए हम इस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो को बहुत तफसील से और बहुत अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। Now let's talk about the Ostrich portfolio display matrix. ये बेसिकली कॉर्पोरेट पेरेंटिंग जो हमने कुछ देर पहले एक टॉपिक डिस्कस किया था, ये उससे रिलेटेड है, एंड दिस बेसिकली हेल्प्स अस इन आइडेंटिफाइंग और इवैल्यूएटिंग कि क्या हम हमारे जो मुख्तलिफ बिजनेसेस हैं क्या हम उनमें वाकई वैल्यू ऐड कर पा रहे हैं या नहीं, और क्या उनमें वैल्यू ऐड करने की अपॉर्चुनिटी भी है या नहीं है। सो ऑन द वाई एक्सिस वी हैव द एबिलिटी टू ऐड वैल्यू। एबिलिटी का मतलब ये है कि क्या एज अ कॉर्पोरेट पेरेंट हमारे अंदर हमारे पास वो फैसिलिटीज, हमारे पास वो फाइनेंशियल्स, हमारे पास वो एक्सपर्टीज मौजूद है दैट इज रिक्वायर्ड बाय अ सर्टेन SBU, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, ताकि उसमें वैल्यू एडिशन किया जा सके। ऑन द एक्स एक्सिस वी हैव द अपॉर्चुनिटीज टू ऐड वैल्यू, यानी क्या उस स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट को जरूरत भी है वैल्यू एडिशन की या नहीं है। अगर राइट साइड पे जाएं तो जरूरत ज्यादा है, अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं वैल्यू एडिशन की, और अगर आप लेफ्ट साइड पे रहें तो अपॉर्चुनिटीज रिलेटिवली कम है। इसमें अगर आप टॉप राइट कॉर्नर से शुरू करें तो हम इनको कहते हैं हार्टलैंड बिजनेसेस। हार्टलैंड इज अ सिचुएशन, ये वो बिजनेसेस होंगे, आपके वो स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स या आपके वो कॉर्पोरेट बच्चे होंगे ये जिनमें आप वैल्यू एडिशन की गुंजाइश भी है और
the corporate parent has the ability to add value in such businesses as well. ये यूजुअली वो बिजनेस होते हैं जो कोर पेरेंट के, जो कॉर्पोरेट पेरेंट का जो कोर बिजनेस है उसके साथ मैच कर रहे होते हैं. सो जो कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स है वो बड़ा खुश होता है ऐसे बिजनेसेस से, क्योंकि उनमें उनको वैल्यू एडिशन की काफ़ी गुंजाइश नज़र आ रही होती है. एंड इनको हार्टलैंड इसीलिए कहते हैं कि ये दिल से करीब होते हैं हेडक्वार्टर्स के. इसके आउटर विंग में अगर आप देखेंगे तो एज ऑफ हार्टलैंड बिजनेसेस कहलाते हैं. ये एक पूरी लाइन बनी हुई है. इस पूरी लाइन के बीच में जो जो बिजनेसेस फॉल करेंगे उनको हम एज ऑफ हार्टलैंड कहते हैं. ये अगर आप अपर साइड पे जाएंगे तो ये वो बिजनेसेस हैं जहां एबिलिटी टू ऐड वैल्यू ज्यादा है. कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं, लेट्स से अगर आप एंग्रो की बात करें तो एंग्रो का प्राइमरी फोकस फर्टिलाइजर और केमिकल्स पे ज्यादा रहा है. तो कोई भी ऐसा बिजनेस जो केमिकल्स के आसपास कहीं होगा, वो उनके पास उसको रन करने की एबिलिटी, उसमें वैल्यू एडिशन की एबिलिटी कंपैरेटिवली ज्यादा होगी एज कंपेयर टू एनी अदर बिजनेस. सो ये वो वाले बिजनेसेस होंगे जो इस साइड पे पाए जाएंगे. हाउएवर कुछ बिजनेसेस ऐसे भी होंगे जिनमें अपॉर्चुनिटी टू ऐड वैल्यू ज्यादा है बट एबिलिटी कंपैरेटिवली कम है. वो नीचे की साइड पे जो आपको कर्व दिख रहा है वहां पे फॉल करेंगे. एंड ऑर्गेनाइजेशंस यूजुअली ट्राई कि अपनी कॉर्पोरेट एबिलिटी को इम्प्रूव किया जाए सो दैट जो बिजनेसेस एज ऑफ हार्टलैंड में है वो एक्चुअल हार्टलैंड वाले साइड पे मूव कर सके. अगर आप बॉटम राइट कॉर्नर पे जाएं तो ये वैल्यू ट्रैप बिजनेसेस हैं. व्हाट इज वैल्यू ट्रैप? वैल्यू ट्रैप इज अ सिचुएशन जहां पे आपने इन्वेस्ट कर दिया बट हैविंग द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल, देयर आर अपॉर्चुनिटीज दैट यू कैन ऐड वैल्यू बट यू डू नॉट हैव द राइट काइंड ऑफ एबिलिटीज to do something about it. For example, आपका let's say एक आपका प्राइमरी बिजनेस स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड था. यू आर अ जाइंट इन स्टॉक एक्सचेंज. और उसके बाद आप चले गए, आपने कुछ स्कूल्स को टेक ओवर कर लिया. एजुकेशन का आपका बैकग्राउंड नहीं है, सो यू डोंट नो व्हाट टू डू एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट यू कैन इन्वेस्ट मनी. अब ऑल्दो देयर इज अ बिग अपॉर्चुनिटी अवेलेबल कि आप जिस स्कूल को आपने टेक ओवर किया उसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं, पॉसिबल है करने को, लेकिन आपके पास वो एबिलिटी मिसिंग है. ये बिजनेसेस कहलाते हैं वैल्यू ट्रैप बिजनेसेस, कि जहां पे आप इन्वेस्ट करके सॉर्ट ऑफ फंस जाते हैं बिकॉज आपकी समझ नहीं आता कि अब इसमें हम करें क्या. ऑन द अदर हैंड देयर आर बैलेस्ट बिजनेसेस. बैलेस्ट क्या है? ये वो सिचुएशन है जहां पे यू हैव द एबिलिटी टू ऐड वैल्यू बट द बिजनेस इज ऑफ सच अ नेचर कि अब उसमें मजीद कुछ ज्यादा करने की गुंजाइश नहीं है. ये आमतौर पे स्लो मूविंग मैच्योर बिजनेसेस की पहचान होती है, जहां पे आप के पास एबिलिटी तो है लेकिन कोई मैच्योर मार्केट है, अब उसमें मार्केट ग्रो नहीं कर रही. आप कहें कि हम इसमें क्या वैल्यू ऐड करेंगे, मार्केट ग्रो करे, मार्केट ग्रो नहीं कर पा रही किसी वजह से. सो ऐसे बिजनेसेस में भी ऑर्गेनाइजेशंस बाज़ औक़ात ट्रैप हो जाती हैं. जो नीचे वाला लेफ्ट कॉर्नर का बॉक्स है, that is called the alien territory. Alien territory जैसा कि नाम आपको बता रहा है, एक ऐसी एक ऐसा बिजनेस है या एक ऐसा कॉर्नर है जहां पे आप किसी ऐसे बिजनेस में चले गए हैं जो आपसे रेलेवेंट नहीं है, आप उसमें कुछ नया करने की एबिलिटी भी नहीं रखते और उसमें अपॉर्चुनिटी भी नहीं है somehow. So you are in such a fix that even if you want to do something you can't because you don't have the ability and the opportunity is not there at the same time. So आप ऐसे बिजनेस को एलियन टेरिटरी कहते हैं और कॉर्पोरेट कोशिश करता है कि ऐसे बिजनेसेस से जल्द से जल्द जो है वो डाइवर्स्ट कर ले. So let us conclude what we have discussed till now. इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमने बात की बहुत तफसील के साथ. सबसे पहले हम गए और हमने डिस्कस किया ग्रोथ के मेथड्स, जिसमें हमने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ग्रोथ की बात की, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस की बात की, लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग पे बात हुई हमारी. उसके बाद हमने तफसील से बात की कॉर्पोरेट पेरेंटिंग पे, कि पेरेंटिंग के स्टाइल्स पे, पेरेंटिंग के रैशनल्स पे, हाउ वी कैन ऐड वैल्यू, हाउ वी कैन डिस्ट्रॉय वैल्यू. उसके बाद हमने एक डिटेल डिस्कशन किया अबाउट द पोर्टफोलियो एनालिसिस. पोर्टफोलियो एनालिसिस में हमने BCG मैट्रिक्स डिस्कस किया. वी टॉक्ड अबाउट द एस्ट्रिच पोर्टफोलियो मैट्रिक्स, अभी लास्ट हमने डिस्कस किया था. हमने तफसील से देखा कि किस तरह से डायरेक्शनल पॉलिसी मैट्रिक्स एक बेहतर वर्जन है BCG मैट्रिक्स का, और हमने इसी तरह GE, शेल और मैकेंजी का जो
SBU अट्रैक्टिवनेस मैट्रिक्स है, उस पर भी बात की, और हमने पब्लिक सेक्टर पोर्टफोलियो मैट्रिक्स भी डिस्कस किया जो सरकार के या गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स को डिस्कस करने के लिए या इवैल्यूएट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, इस स्टेज पे वी आर कंक्लूडिंग आवर डिस्कशन अबाउट स्ट्रेटेजिक चॉइसेस। Remember, we started off with 3 pillars of this course. First pillar was strategic position analysis that we discussed in chapter 2, 3 and 4. Next part में जो strategic choice है उसमें हमने डिस्कस किए चैप्टर नंबर 5, 6 and 7. अब हम इसके बाद जो हम अगले सेशन से शुरू करेंगे that will be about strategic implementation. तो जो भी चॉइसेस हमने जिस तरह से भी फैसला किया उसको हम कैसे इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, इस पे हम बात करेंगे आने वाले चैप्टर्स में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।